हाय हाय हेलो रोमान, कैसे हैं आप सब लोग। हेलो हेलो। हाय हाय। बोला हाय नहीं है। ओके बाय बाय। हेलो रोमान, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या पढ़ाऊंगा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ाने वाला हूं। ठीक है? पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, फिर शुरू करेंगे, तो फिर बीच में नहीं रुकेंगे आज, है ना। अच्छा, मैं पहले आगे ही आ गया था क्या? ओके। चैट नहीं आ रही भाई, एक मिनट। हाँ, अब आ गई है चैट। ओके। बाय सर, चलते हैं। वो तो मैं शुरुआत में ऐसे ही देख रहा था कि चैट तो आई नहीं है, तो इनको बोल रहा था बाय, जो सामने बैठे हुए भाई लोग अपने। ओके। हेलो वन, क्या हाल चाल। रिप्लाई कर दो इंस्टा पे। अरे सबको तो कर देता हूँ यार, एक आध बच जाता होगा तो ठीक है, कर दूंगा। ओके। और बताइए क्या हाल चाल। जय उदयगिरी भाई। जय ज्वाला ही चलेगा यहाँ पे। जय ज्वाला ही चलेगा। हाँ, जय ज्वाला ही चलेगा। आज मैं आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है। शुरू में थोड़ी मोड़ी बातचीत करेंगे, और इसके जस्ट बाद हम शुरू होंगे, और अच्छे तरीके से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ठीक ठाक चीजें आज हम कवर कर लेंगे, ताकि कल तक मैं आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में माहिर बना दूं एकदम। ठीक है। कल वाली क्लास होने तक आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कभी नहीं डरो। देख के लगेगा यार क्या सिंपल सा सवाल पूछा जाता है। और ये जान लो, एडवांस को बहुत ही प्यारा है, क्योंकि जो आईआईटी में प्रोफेसर बैठे हैं ना, वो क्या पढ़ाते हैं, जो लोग क्वांटम पढ़ाते हैं उनको लगता है कम से कम यार श्रोडिंगर के तो ठीक ठाक सवाल इनको दे दूं, तो आप उनसे अच्छे तरीके से कर पाओगे उन क्वेश्चंस को। एकदम मैं बढ़िया हूं भाई, मैं बढ़िया हूं। ओके ओके। चलिए शुरू करते हैं। एडवांस्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है। नाम है मेरा ओम पांडे, आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हुआ है, जेआरएफ में रैंक थी IR13, गोल्ड मेडलिस्ट था ग्रेजुएशन में। अब आते हैं भैया, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है। पीरियोडिक टेबल से फिर से पढ़ाओ। वेरी गुड, सही बोल रहे हो। हमारी फ्रीक्वेंसी तुमसे कितनी बढ़िया मैच करती है, अभी देखना। देखो, हमने पहले क्या पढ़ा था, वेव्स के बारे में पढ़ा था। इसके बाद मैंने पढ़ाया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा सा बताया गया था। वहां पे मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मुंह दिखाई करी थी, वो इक्वेशन आपको बता दिया था। हाँ जी। अब देखिए, इसके बाद मैंने पढ़ाया क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है। ओके। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट आपको पढ़ाया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें पढ़ाया गया अबाउ प्रिंसिपल, इसके बाद पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड रूल। यही तीन लोग हैं जो डिसाइड करते हैं किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा रूल वाइज। अच्छा जी, लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ाया था? पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था। अब आते हैं भैया नेक्स्ट, जो कि है हमारा ये पीरियोडिक टेबल। तो इस प्यारे पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने डिस्कशन कर रखा है पहले से, पिछली क्लास में इसमें डिस्कशन हमने किया हुआ था। यहाँ पे बहुत ही क्विक मैं आपको समझाऊंगा, इसके जस्ट बाद हम श्रोडिंगर पर कूद पड़ेंगे। जी, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। ये बोला जाता है भैया एस ब्लॉक, और ये पूरा का पूरा है ये पी ब्लॉक, और यहां से लेकर के यहां तक ये आप जो देख रहे हो ये होता है डी ब्लॉक। और शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एस में ये दो वर्टिकल कॉलम्स क्यों बनाए जाते हैं इस तरीके से। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि एस के अंदर भैया दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो उसी हिसाब से दो एलिमेंट यहाँ पे रखे जा सकते हैं। अच्छा जी, अब आइए नेक्स्ट पे। यहाँ पे पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं पी सबसेल में, है ना। जो सबसेल होता है वही ब्लॉक होता है। आपको बताया गया अब पिछली क्लास में, जो ब्लॉक होगा
वो सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये बोलो जो सबसेल है वो ब्लॉक के बारे में आपको बता देता है। ये डी है और यहाँ पे 10 आपको वर्टिकल कॉलम्स मिलेंगी। सिमिलरली आपको क्या मिल रहा होगा, ये आपको एफ ब्लॉक मिल रहा है। ये हमारा ये एफ ब्लॉक है जहां पे आपको 14 कॉलम्स दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एफ सबसेल के अंदर। इतनी कहानी हमने पढ़ी थी। और ये जो ऑर्डर बताया था किसने, आब्बाऊ ने, कि 1s होगा, इसके बाद 2s होगा, इसके बाद 2p होगा, इसके बाद 3s होगा, इसके बाद 3p होगा। ये जो कहानी हमने पढ़ी थी, और 3p के बाद हम बोलते हैं कि 4s होगा, और 4s के बाद क्या होगा, यहाँ पे 3d होगा। इसके बाद इस तरीके से हमने जो पढ़ा हुआ था उसी चीज को पीरियोडिक टेबल में देखो लगाया गया है। अगर ये 1s1 होगा तो ये 1s2 होगा, ठीक। यहाँ पे 1s वाली कहानी खत्म हो जाएगी। इसके बाद ये क्या होगा, 2s1 होगा तो ये 2s2 होगा। सिमिलरली यहाँ पे 2p1 2p2 2p3 2p4 5 6, और जैसे ही 2p6 खत्म होगा, p के कम होते ही क्या आएगा, 3s आएगा। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, 3s1 होगा, और ये क्या होगा, 3s2 होगा। बहुत जल्दी इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि पिछले क्लासेस में ये चर्चा हो चुकी है। अब 3s के खत्म होने के बाद बताओ क्या आएगा, 3p आएगा। तो देखो सामने जाओ, यहाँ पे क्या मिलेगा, 3p, ये हो गया 3p1। सेम यहाँ पे लेकर के आ जाओगे, 3 लास्ट वाला हो जाएगा। और जैसे 3p6 भरा, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 4s आएगा, तो ये 4s1 और 4s2 हो जाएगा। और 4s भरने के बाद ये जो पहला वाला d होता है, ये हमारा 3d सीरीज होता है। क्या होता है, 3D सीरीज होता है। और अगर ये 3D सीरीज है तो नीचे वाला 4D है, और ये 5D है, ये 6D है। नाम आप याद हो रहे होंगे। अब यहाँ पे 4s हुआ, इसके बाद 3D, तो 3D के बाद अब क्या आता है, 4p आता है। तो 4p कहाँ आएगा, देखो ये वाला आएगा, तो ये हो गया भैया 4p। तो इस तरीके से यहाँ पे 4p खत्म हो रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 4p खत्म हो रहा होगा। और जैसे 4p खत्म होगा, 5s आ जाएगा, 5s1 5s2 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे कौन चलेगा, 4D चलेगा, ठीक। नीचे 5D चलेगा, फिर 6D चलेगा। कुछ इस तरीके से हमने चीजें पढ़ रखी थी। और F वाले में पहला वाला जो होता है वो 4F सीरीज है, और दूसरा वाला क्या होता है, 5F सीरीज है। बाकी सारी चीजें जो बची हुई हैं पीरियोडिक टेबल की, वो आपको पढ़ाया जाएगा कब, जब पढ़ाऊंगा मैं आपको पीरियोडिक टेबल का चैप्टर, तब, ठीक है। बाकी ठीक ठाक, क्या, चलते हैं आगे। अब आगे भैया हम प्यारे खूबसूरत से इक्वेशन पे, जिस पर पूरा क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड है एक तरीके से कह लो। इसके बाद से बहुत सारी शुरुआत हुई, इसके यहां से आपके वेव इक्वेशन की शुरुआत हो चुकी है। ओके, हाउ टू नो वेयर एक्सचेंज एनर्जी कॉन्सेप्ट विल बी वैलिड। एकदम जहां पे हाफ फिल्ड फुली फिल्ड दिखे वहीं पे वो चीज वैलिड है। वो समझाने का तरीका, जैसे आपको क्या होता है, बोल दिया जाता है कि यार ना एक्सचेंज एनर्जी बोल देना, ऐसे बोल देना। कहीं भी D5 कोई पूछे क्या रीजन है उसके स्टेबल होने का, तो बोल देना एक्सचेंज एनर्जी, रट्टा मार लो। मैं बस उस रटवाने वाले फैक्टर को कम कर रहा था ताकि आपको वो चीज समझा सकूं। अभी मान लो एडवांस ने क्या करा, एक अच्छा खासा पैसेज दिया, उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन बनाएगा ना, तो वैसा ही कुछ बनेगा जैसा मैंने पढ़ाया, ठीक है। इस वजह से अपने को डरना नहीं है। ओके सर, आपके क्लास में नोट्स नहीं बन पाता है, बताता हूं। आज तो नोट्स बनाने की कोशिश भी मत करना। आज जो है बड़ी बड़ी क्वेश्चंस होंगी। आज आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनोगे, और बाद में जब आपको ये चीज मिल जाएगी उससे आप पूरी तरह से लिख लेना। ये जरूरी है आज की क्लास के लिए, ठीक है। आगे हम टाइम देंगे, बट आज के लिए टाइम देना ठीक नहीं हो, ठीक है। टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस आ चुके हैं भाई, टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस आ चुके हैं। ओके, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर दूंगा यार। क्या नाम है आपका, सरकार। ओके, चलिए जी शुरू करते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो पहली चीज हमने देखी थी वो क्या था, डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर। यहां के बाद से अब सारे लोग ध्यान लगा कर भाई मुझे सुनेंगे। अब आप लिखना भी बंद करिए, सिर्फ सुनना शुरू करिए। कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में चला गया तो यार लिख करके दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, इतना कठिन भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी इक्वेशंस आएंगी बड़ी बड़ी, तो वो आपको मैं क्लास में लिखवाता रहूंगा, आप लिखते रहोगे तो बहुत सारी क्लासेस चली जाएंगी, ठीक है। आप द्रोणा बैच में हैं, आप इतना कैपेबल हैं अभी कि फिलहाल जो पढ़ाया जाए उसको आप समझें। समझने के बाद इस चीज को लिख लेना। मैं आज वाली क्लास के लिए स्पेसिफिक कह रहा हूं, बल्कि 2 क्लासेस के लिए, जब तक श्रोडिंगर चल रहा होगा। ओके, चलिए जी सुनिए। अब तो ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन का फर्स्ट चीज था कि भैया इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक। इसके बाद लिखा जाता है प्लस, क्या लिखा जाता है, 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर, सबसे आप परिचित होंगे। इसके बाद लिखा जाता है ई माइनस वी इंटू आई इज इक्वल टू क्या होता है भैया, 0 होता है।
क्या होता है, जीरो होता है। इसी को एक ऑपरेटर में लिखा जाता है। ध्यान देना, अगली चीज जो बताने वाला हूं, अगली चीज जो बताने वाला हूं, ध्यान देना मेरे भाई। क्या बोल रहा हूं कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच, फिर लिखा जाएगा साई इज इक्वल टू ई साई, इज इक्वल टू ई साई। ये क्या लिख दिया सर, ये एक चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि आगे कभी पेपर में अगर दिखाई दे दिया तो आप कहोगे कि सर आपने तो ये चीज बताई नहीं है। हैमिल्टोनियन एक ऑपरेटर है जो एनर्जी के, ध्यान से सुनना, ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन कुछ लाइनें जो आप समझ पाओगे। क्या होता है कि जैसे ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इसको जब हम, एक ऑपरेटर है जिसको हम किसी फंक्शन पे लगाते हैं, यहाँ पे हमारा जो वेव फंक्शन साई, जब हम उस पर अप्लाई करते हैं तो हमें क्वांटिटी ऑफ टोटल एनर्जी मिल जाती है। दोबारा सुनेंगे, क्या बोला मैंने, ये एक इक्वेशन लिखी गई है जो एक्चुअली इसी इक्वेशन को बता रही है। क्या बोल रहे हो सर, इतना लंबा नहीं याद रखना पड़ेगा, याद रखना है, फिलहाल दोनों चीजें समझनी है। दोबारा सुनेंगे, जो यहां पे मैंने बोला है एच और उसके ऊपर कैप लगा दिया है, वो बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, ये है क्या भैया, ये है एच। ठीक, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को जब हम साई पर अप्लाई करते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को जब हम साई पर अप्लाई करते हैं तो हमें क्वांटिटी मिलती है किसकी, टोटल एनर्जी की। किसकी मिलती है, टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी की। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है एक ऑपरेटर, इस चीज को याद रखेंगे हमारे साथ। क्या बोल रहा हूं मैं भैया, हमारा जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच है, उसको जब हमने साई पर अप्लाई किया, साई क्या है, वेव फंक्शन किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, यही तो माना गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर। जब हम इस ऑपरेटर को इस पर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई साई मिलता है। इतनी बात ठीक। अरे जैसे आप कहोगे सर ऑपरेटर क्या है, यार जैसे इंटीग्रेशन बोलते हो, किसी चीज पे अप्लाई करते हो तो कुछ एक वैल्यू आती है, तो वो वाली जो चीज है ना, उसी को यहां पे मान लो कि इंटीग्रेशन की तरह ही कोई एक चीज है, जिसको हम साइड पर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, टोटल एनर्जी मिलता है। आपके पेपर में अगर दिखाई देगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि आप बताओ कि एनर्जी के लिए कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करते हैं साई पर, तब आपको बताना होगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। बस यहां से जो भी सवाल आएगा इतना ही लैंग्वेज में आएगा, ज्यादा कुछ कठिन नहीं आएगा। ओके, अब आइए, इस चीज को लिख लीजिएगा तुरंत। अच्छा, ये तो लिखना ही नहीं था, इस चीज को यहीं रखेंगे, आपके नोट्स में ये चीज जाएगी। अब आते हैं भैया नेक्स्ट पे। अब देखो भाई, एक बात बताओ मुझे, इस इक्वेशन को देख के बताओ, इस इक्वेशन को देख के बताओ, यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, क्या हमने यहाँ पे एक्स वाई और जेड नाम की चीज यूज की है? हाँ सर, यूज की है। और यहीं से हमने बोला था कि यार हमारा ऑर्बिटल क्या 3D स्पेस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड, ये तीनों क्या लग रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स लग रहे हैं। अब देखो भाई, ये कोऑर्डिनेट्स की जो बात है, ये कहां पे पढ़ रहे हैं हम, ग्राफ पे, लेकिन हम चलते हैं लेकर के इसको ऑर्बिटल में। ठीक है, जब हम ऑर्बिटल की बात करेंगे, ध्यान देना, जब हम ऑर्बिटल की बात करेंगे तो हमें वहां पे क्वांटम नंबर्स बताने होंगे। क्या बताने होंगे, क्वांटम नंबर्स बताने होंगे, क्वांटम नंबर्स बताने होंगे। तो यहां पे जो क्वांटम नंबर्स बताने हैं, किसके केस में, ऑर्बिटल के केस में, तो ध्यान रखना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, ये या तो ये कह लो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन में हमें तीन क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। दोबारा सुनेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन में हमें तीन क्या मिलते हैं, कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। वो वाले कोऑर्डिनेट जो क्वांटम नंबर हैं, वो क्या क्या है भैया, वो देख लो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीन क्वांटम नंबर हैं जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन के रूप में हमें मिलते हैं। क्या क्या याद कराया मैंने अभी तक, मैंने ये बोला कि भैया देखो ये क्या है, ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका हमारे सामने आ चुका है, एच साई इज इक्वल टू ई साई, जहां पे एच क्या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, जिसको आप साई पर अप्लाई करते हो तो टोटल एनर्जी ई की वैल्यू हमें मिल जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब आओ नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पे हमने लिखा था एक्स वाई जेड, कहीं ना कहीं से हमें फील आ रही है 3D स्पेस की। अब उस 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन के पोजीशंस के बारे में अगर मैं बताना चाहता हूं तो मिनिमम हमें क्या चाहिए, तीन क्वांटम नंबर चाहिए। कहने का मतलब ऑर्बिटल के बारे में समझाने के लिए हमें क्या चाहिए, तीन क्वांटम नंबर चाहिए। और वो तीनों क्वांटम नंबर जो है इसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, जो कि क्या है, एन एल और एम है। एक मिनट, चैट क्यों नहीं आ रही है।
अभी थोड़ी देर पहले एक्चुअली क्या हुआ था, अच्छा सर रिपीट, अच्छा रिपीट कर दूं, ओके। अभी मुझे यहाँ पे चैट फ्रीज दिखा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा देख लेते हैं क्या है। ओके चलिए जी, मैं रिपीट कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं भाई, सुन लो क्या बोला है मैंने अब तक, जो पढ़ाया है वो सारी चीजें बता देता हूं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कोई डिवाइस नहीं है मेरे भाई। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बताया तो जैसे इंटीग्रेशन होता है, आप उसको एक्स पे अप्लाई करते हो तो एक रिजल्ट लेकर के आता है। दोबारा सुनेंगे, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी कुछ वैल्यू आती है ना, उसकी कुछ वैल्यू आती है, तो यहां पे आप कुछ वैल्यू लिखते हो, तो उसी तरीके से ये जो इंटीग्रेशन ना, उसको मान लो एक ऑपरेशन है, किस पे अप्लाई किया गया, एक्स पर अप्लाई किया गया, तो उसका कुछ एक रिजल्ट आता है। उसी तरीके का एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, जहां पे जिसको हम साई पे जब अप्लाई करते हैं, जिसको हम साई पे अप्लाई करते हैं, तो वो क्या देता है हमें, टोटल एनर्जी ई की वैल्यू देता है। बस आपको यहीं तक सीखना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लिमिटेड लैंग्वेज ही यूज कर रहा हूं ताकि आप चीजों को समझने पर फोकस रखेंगे। ठीक है भाई, ओके। आपको इतनी चीज समझ में आई क्या? दोबारा बोल देता हूं, देखो भाई हमारा ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, यहाँ पे एक्स वाई जेड था, तीन चीजें थी, मतलब 3D स्पेस को समझाने का एक तरीका हमारे पास आ गया कि भैया हमारा जो ऑर्बिटल है वो 3D है। इतनी कुछ कहानी हमने बता दी थी। अब आते हैं भैया काम पे, काम वाली बात पे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन से हमें तीन क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। आपसे ये सवाल पूछा जाता है, ध्यान से सुनेंगे, आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन से क्वांटम नंबर से, ध्यान से सुनेंगे इस सवाल को और जवाब देंगे सारे लोग, कि ऐसा कौन सा क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का रिजल्ट नहीं है। लिख करके बताइए, लिख करके बताइए आप, ऐसा कौन सा क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। बोलेंगे बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे सारे लोग, तुरंत बोलेंगे सारे लोग। चलिए जी लिखना शुरू करिए, बताइए। आप कहोगे सर कितनी सिंपल सी बात पूछ रहे हो, जहां पे आपने लिख रखा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से तीन क्वांटम नंबर मिलते हैं, एन, एल और एम, तो एक ही तो बचा, एक ही तो बचा, एक ही क्या बचा भैया, एस बचा, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ध्यान रखना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो रिजल्ट आएगा, जब वैल्यूज निकालेंगे तो वहां पे एस की कोई, मतलब हम एस के बारे में कुछ बताते नहीं है, ऐसे आप याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में हम कुछ नहीं बताते। इनके रिजल्ट में क्या मिलता है, एन एल एम मिलता है। अभी थोड़ी देर में आपको जब वेव फंक्शंस दिखाई देंगी ना, जब अभी आपको थोड़ी देर में वेव फंक्शंस दिखाई देंगी, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको ये दिखने लग जाएगा कि कहां एन है, कहां एन एल है, कहां एम है। बस अभी जो बोलता जा रहा हूं उसको सुनते चलेंगे बस, ठीक, ओके। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो एन हुआ, एल हुआ, एम हुआ, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या है भैया, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैं कई बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप कभी भी इसको मत भूलना, ठीक। इन तीनों में, इन तीनों से ही क्या बनता है, ये हमारा साई एन एल एम बनता है। तो भाई जो वेव फंक्शन लिखा जाएगा, उस वेव फंक्शन को कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि हमारा जो ये साई है वो किस पे डिपेंड करता है, एन पर डिपेंड करता है, एल पर डिपेंड करता है, एम पर डिपेंड करता है, इस तरीके से। क्या बोलोगे, जो वेव फंक्शन साई है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, किस पर, एन पर, एल पर और एम पर। तो कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा। आई होप आपको समझ में आया हो कि यार साई के लिए हम एन एल एम लिख सकते हैं। चलिए जी हम नेक्स्ट पर आते हैं, ठीक है। अब आप भी यार दोबारा सुन लें, लिखने की कोशिश मत करना अभी, ठीक है। अपना पूरा जोर लगा दो अभी आज तुम समझने में, देखते हैं कितना समझ पाते हो, ये जरूरी है आज ये नहीं सर हमने बहुत पहले पढ़ रखा है, हमें सब आता है, मुझे पता है, जैसे भी आपने सीखा हो सकता हो अच्छा हो, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट के टिकने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस वजह से मैं बहुत आराम से चल रहा हूं, ओके। अब देखो यार, ये है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। जैसे हम एक्स वाई जेड ये कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, उसी तरीके से हम पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब यहां पे आप समझना, यहां पे हम थीटा और फाई कर लेकर के, थीटा फाई और एक डिस्टेंस आर लेकर के हम क्या बताते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताते हैं। क्या क्या यार, कुल मिला के आपको बोलूं, बॉन्ड एंगल जहां पे इन्वॉल्व होगा, एक डिस्टेंस होगा और दो बॉन्ड एंगल होगा। बॉन्ड एंगल निकल गया, क्या बोलेंगे, एंगल होगा, दो एंगल होगा थीटा और फाई,
क्या क्या, थीटा और फाई एक डिस्टेंस आर, इन तीनों को मिला करके उसी वेव फंक्शन को, जिसको हम लिख रहे थे कुछ इस तरीके से, यहां पे साई एन एल एम, जहां पे हम एक्स वाई जेड वाली बात कर रहे थे, उसी को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं भैया, साई, यहां पे लिखोगे आर, थीटा और फाई। दोबारा सुनेंगे, दोबारा नहीं, क्या बोला मैंने, जहां पे हम एक्स वाई जेड लिखते थे ना, एक्स वाई जेड लिखते थे, वो जो तीन कोऑर्डिनेट, उन्हीं की जगह पर हम दो एंगल के सहारे और एक डिस्टेंस के सहारे लिख सकते हैं उस पूरी वेव इक्वेशन को, बल्कि ये कहो इन्हीं के सहारे ही वो लिखे जाते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? क्या अब कुछ नहीं इरेज कर रहा हूं यार, जो जो लिखता जा रहा हूं यहां पे दिखता रहा आपको, ठीक। तो जो जो चीजें मान लो कि मैंने टाइप करके दिया हुआ है, उसको यहां से इसी वजह से हटा देता हूं, कोई बात नहीं, नहीं हटाऊंगा अब। ओके, देख लो भाई, यहां पे ये सारी चीज समझ में आ गई है कि यार ये जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना, यहां पे तीन चीजें होंगी, क्या क्या, थीटा, फाई और आर। अब ये सुनो, हाँ अब आओ कि सर ये थीटा क्या होता है, फाई क्या होता है और आर क्या होता है। अब आपका सवाल यहां पे आपको वैलिड नजर आ रहा होगा। अब देखो भैया, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है ना, इसको थोड़ी देर हटा देते हैं। यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपके सामने लाता हूँ, ये देखो भाई, ये समझाने के लिए भाई, यहाँ पे मान लो, ध्यान देना, ये मान लो जेड है, ये मान लो जेड है, और ये मान लो हमारा वाई, ये जेड है, ये वाई है, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, ध्यान से सुनते चलना भाई, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है, ये देखो, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट। तो एक बात बताओ, इस पॉइंट को बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी आपको, बाकी चीज समझाऊंगा, सुनो अभी ध्यान से, सुनना है अभी, फिलहाल सिर्फ सुनना है अभी। दिन जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो कि यार ये जो पॉइंट है ये वाला, उसको बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप कहोगे कि सर ये जो पॉइंट है ये एक्स और जेड के प्लेन में है, और अगर हमें पॉइंट को बताना है कि वो कितना दूरी पर है यहां जेड से, तो हम बताएंगे इसके कोऑर्डिनेट में एक जेड पॉइंट रख देंगे, जिससे अंदाजा लगेगा ये कितना दूर है। सिमिलरली यहाँ पे, अरे ये वाई वाला होगा, ये वाई लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख लेता हूं, शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, कितना दूरी पर है जेड से, जेड के एक्सिस पर कितना जाना, तो ऊपर कितना आओगे वो लिख दो, यहाँ पे जेड। वाई वाले पर कितना आ रहे हो, तो इस तरीके से जितना डिस्टेंस आएगा वो लिख दोगे। तो हमारा ये दो कोऑर्डिनेट मिल करके यहां के इस पॉइंट को डिफाइन कर देंगे। इसका मतलब मैं अगर आपको यहां पे छोड़ दूं, आपको यहां पे छोड़ दूं इस पॉइंट पे, और आपको ये कोऑर्डिनेट दे दूं, तो तुम जाकर के इस पॉइंट पर बैठ सकते। मतलब अगर हमें ओला करनी है, आप यहां बैठे हो, आपको जाना वहां है, तो आपने यहां की कोऑर्डिनेट्स को डाल दिया, तो कहां होगा भैया, आप चल के यहां पे आराम से। इतनी चीज समझ में आई क्या? इतनी चीज, पहले 2D वाली चीज समझ आई क्या? सिर्फ 2D वाली चीज पे आइए। अब मैं आपको थोड़ा सा और ज्यादा समझदार बनाता हूं। सर मैं पहले से ही समझदार हूं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, होना चाहिए था अगर आप हैं तो। ओके, अब देखो भाई, यहां पे जेड वाला बात हो गई, वाई वाली बात हो गई। अगर मैं एक एक्सिस और बढ़ा दूं, अब मैं 3D में लेके आ रहा हूं, ये मैंने कर दिया एक्स। अब बताओ, ये जो पॉइंट है ना, अब वो पॉइंट कहां पे है? 3D के अंदर। अब तक 2D पेपर पे था, अब कहां पे है? ऐसे कुछ तरीके से देख लीजिए, यहां पे मैं बना के बता देता हूं। ये देखो, ये देखना भाई ध्यान से, ये देखना ध्यान से, दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है क्या? ये देखो हमारा जेड एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस, और ये हमारा एक्स एक्सिस। ये जो पेन है ना, ये वाली पेन क्या बता रही है? ये जेड एक्स, यहां पे किसको बता रही है? एक्स एक्सिस को बता रही है। तो ये एक्स है जो आपकी तरफ देख रही है, कौन सा वाला भैया? ये पेन जो है, ठीक। और ये जो ऊपर देख रहा है, ये क्या है? ये हमारा जेड है, ओके। और ये क्या जा रहा है? ये है भैया वाई। तरीके से होगा, इस तरीके से होगा कुछ। अब हमारा पॉइंट पता है कहां है? अब हमारा पॉइंट कहीं यहां, कहां पे बोल रहा हूं सर? देख लो देख लो देख लो, कहीं यहां पे है। अब किसी प्लेन पर नहीं है, अब जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन पे नहीं है, इस वाले प्लेन पर नहीं है, यहां कहीं बीच में, यहां कहीं बीच में। जब ऐसा कहीं बीच में होगा, तो आप बताओ कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी? कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी? बहुतों ने बता रखा है, बहुतों ने बता रखा है कि भैया 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। लो भैया 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो हमने लिख दिया कि आप इस वाले को अगर डिफाइन करना है तो हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स, वाई और जेड, तभी उस 3D स्पेस में किसी पॉइंट पे मैं जा सकता हूं, ठीक है। अगर हमें स्पेस में जाना है तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत इस तरीके से पड़ेगी। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या शायद आ गई होगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आप दोबारा मिटा रहे हो, आप कहते हो नहीं मिटाएंगे, मेरे भाई लल्लू सा सवाल था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं, आप बाद में नोट कर लेना। ये रहा हमारा एक्स वाई जेड, ठीक, तो ये वाला जेड पॉइंट हो गया। अब आते हैं भैया, ये देखो, आपको थोड़ा सा भीषण चीज दिखाते हैं। आप ये देखो, इसमें आप अब दिमाग लगाना शुरू करें, क्या बोलना हमें देखना ध्यान से। ये जो पॉइंट ए है, आपको कहीं यहां पे ए दिख रहा है? हाँ सर यहां पे ए, ये देखो, ये हमारा पॉइंट ए है भाई, आपको पॉइंट ए नजर आ रहा है? ये पॉइंट ए नजर आ रहा है, और इस पॉइंट को बताने के लिए हमने क्या लगा रखे? कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, ठीक। क्यों लगाए हुए? क्योंकि ये जेड एक्सिस है, ये वाई और ये एक्स, और इसकी लोकेशन पोजीशन बतानी है, तो हमें भैया 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। अभी हमने समझा था, वही चीज हमने यहां पे दिखा दिया। बोलो दिखा दिया कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई कि भैया जो ये ए है, उसको बताने के लिए 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स वाई और जेड। अब तक हम एक्स वाई जेड की तरह ही बता रहे थे, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में लाना, मतलब थीटा फाई और डिस्टेंस आर को डिफाइन करना है। अभी तक चलो ये डिस्टेंस देखो, आर क्या है? ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर। आर कौन सा डिस्टेंस है भाई? यहां से देखो, यहां पे समझो आर क्या है, यहां पे कलर चेंज करते हैं तभी दिखेगा आपको। यहां पे देखो, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, यहां पे इस पॉइंट से 0 से लेकर के आपके इस कोऑर्डिनेट के बीच की जो ये डिस्टेंस है, उसको मैं आर घोषित कर रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? उसको मैं आर घोषित कर रहा हूं। तो ये आर आपको समझ में आया क्या? बोलो आया क्या? ये हो गया भैया आर, ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया भैया आर। अब देखो, जो ये आर है और जो ये जेड एक्सिस है, ध्यान देना इस बात को, जो ये आर है और जो हमारा ये जेड एक्सिस है, इसके बीच में जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है ना, वो वाला एंगल मैं थीटा बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? वो वाला एंगल मैं थीटा बोल रहा हूं। भरपूर मैं टाइम ले रहा हूं समझाने में भाई, ठीक। क्या बोल रहा हूं? ये डिस्टेंस आर था, बात समझ में आ गई। अब सर थीटा बताओ, आर समझ में आ गई, कोई बात नहीं। अब बताओ थीटा क्या? थीटा है भैया वो डिस्टेंस जो आप ये लाइन देख रहे हो, डिस्टेंस नहीं, अब ये लाइन जो देख रहे हो, ये जेड एक्सिस से किस एंगल पर है, उसी को मैं थीटा बोल रहा हूं। क्या आपको ये समझ में आया थीटा क्या होगा और आर क्या होगा? क्या आपको थीटा और आर समझ में आया? पहले आप मुझे थीटा और आर के बारे में बताओ कि हाँ आपको समझ में आ गया, थीटा और आर समझ में आ गया। अच्छा सर, ये देखो, ये हो गया थीटा। अच्छा, थीटा किस एक्सिस है? जेड एक्सिस है। इसका मतलब क्या हुआ? ये मान लो जेड एक्सिस है, ध्यान देना, ये मान लो जेड एक्सिस है, और मेरा हाथ ये वाला हाथ जो आर को रिप्रेजेंट करवाने वाला हूं मैं, ये डिस्टेंस आर के लिए है। तो अगर हम यहां पर है एक साथ, इसका मतलब थीटा 0 है। इसका मतलब थीटा 0, थोड़ा सा खोलेंगे तो कुछ एंगल बनेगा, थोड़ा और खोलेंगे इतना बनेगा। अब अगर मैं इसको सीधा नीचे कर दूं तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो थीटा यहां पे 90 होगा। तो इसका मतलब थीटा की फील्ड समझ में आ रही है, थीटा की फील्ड समझ में आ रही है कि अगर ये जेड एक्सिस है, तो यहां पे अगर हम इस तरीके से आएंगे, ये भैया क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। मुझे पता है सिंपल सी बात है, लेकिन जोर देके इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि आप भूलो मत कभी भी, ठीक। अच्छा जी, थीटा समझ में आया। अब आते हैं हम फाई पे। किस पे? फाई पे। फाई पे आप ऐसे समझो, ध्यान देना, थीटा किसके बीच में था? इस वाले जो हमारा, ये मान लो ये पॉइंट है ना, ये मान लो मैं ओ मान लेता हूं। यहां पे मैं लिखना नहीं चाह रहा हूं, यहां पे खुद ही इतना ज्यादा लिख रखा है। तो इस पॉइंट को मान लो ओ कहते, ये वाला पॉइंट मान लो ओ है और ये ए है, ठीक। तो ओ और ए और यहां पे जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये चीज हो गया भैया थीटा। अब फाई समझो क्या है, फाई समझना। फाई के लिए आप ये ध्यान दोगे, फाई में ना एक्स वाई, हाँ एक्स वाई प्लेन, फाई में आपको एक्स वाई प्लेन पर फोकस करना है। ध्यान देते रहेंगे तभी समझ में आएगा। आपको क्या करना है? फाई में एक्स वाई प्लेन पर फोकस रखना है, और थीटा वाले केस में एंगल कौन सा देखना है? एंगल कौन सा देखना है? एंगल देखना है जेड से लेकर के उस आर्क को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन को, मान लो ओ ए ले लिया है तो, ठीक। तो एंगल जो होगा कौन सा? थीटा वाला जो एंगल होगा वो जेड एक्सिस से ओ ए वाली बात हो जाएगी, और फाई होगा तो वो एक्स वाई प्लेन पर होगा। और ये एक्स वाई प्लेन पे कैसे होगा उसको देखो, एक्स वाई प्लेन पर कैसे होगा वो चीज समझ। देखो मान लो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। क्यों मैं इसको एक्स वाई बोल रहा हूं? क्योंकि यार ये वाला देखो, ये वाई है, ये वाई है, तो ये जो मैंने हाथ लिया इस तरफ, ये वाला जो मैंने हाथ लिया हुआ इस तरफ, तो ये हमारा एक्स है। तो इसका मतलब ये जो प्लेन है, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन दिख रहा है मेरे हाथ का, ये एक्स वाई प्लेन है। ये क्या है? ये एक्स वाई प्लेन है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अगर मेरा ये वाला हाथ, अगर ये मेरा हाथ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेरा हाथ वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से, ध्यान देना क्या बोला मैंने, अगर ये एक्स है, अगर ये एक्स और ये वाला वाई है, तो ये एक्स एक्सिस को छोड़कर मान लो हमने दोनों को एक साथ ले लिया, ध्यान देना दोनों को एक साथ ले लिया है,
और जैसे जैसे हम गैप छोड़ते जाएंगे तो ये वाला जो गैप बन रहा है बॉन्ड के फॉर्म में, जो ये बॉन्ड एंगल, बॉन्ड निकल रहा है हर बार, एंगल जो बनेगा यहां पर इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा, ये वाला लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल बोलूं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो इस तरीके से आपको क्या दिख रहा है, एंगल दिख रहा है, वो भैया फाई है। एक्स वाई प्लेन पर जो बॉन्ड जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फाई बोलेंगे। अब तो यार समझ में आ ही गया होगा, अब तो समझ में आ गया होगा यार। ओके, आप प्रोजेक्शन ही है, बस उस शब्द को अभी मैं यूज नहीं करना चाह रहा था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान देना, अब ये एक्स एक्सिस है, ठीक। अब एक्स एक्सिस से जब मान लो ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाली जो चीज हमने बनाई है, ये लाइन जो बनाई है, ये एक्स एक्सिस से किसी एंगल पर होगा, तो जो ये एंगल है इसी को हम फाई कहते हैं। तो एक्स एक्सिस से जितना ये दूर जा रहा है एंगल के फॉर्म में, वो जो है फाई एंगल बना रहा है, ये मान लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया है, अब आपको ये चीज समझ में आ गई। अब आते हैं भैया हम यहां, ओके, अब लौटते हैं हम यहां पे। एक लिख रहा है सर लगता है आप नर्वस हो गए। अबे नर्वस करने की हिम्मत फिलहाल तो हमें दिखती नहीं है इसी में है। ओके, शुरू करते हैं दोबारा। ओके, समझा दिया मैंने। थीटा क्या होगा, जेड से जो यहाँ पे गैप आएगा, फिर यहाँ पे फाई क्या होगा, एक्स से जो गैप आएगा, और यहाँ पे आर क्या होगा, जो ये डिस्टेंस, यहाँ पे गैप बॉन्ड एंगल के केस में मैं कह रहा हूं। आपको समझ आया, थीटा फाई आर। अब इसको छोड़ते हैं, अब आते हैं कुछ कहानी पे कि जो ये एक्स है, जो ये एक्स है उसको हमें, जो ये हमारा एक्स है उसके बारे में बताना है, उसको हमें आर के फॉर्म में लिखना है। ध्यान देना, अब जो x है उसको r के फॉर्म में लिखना है, जो y है उसको r के फॉर्म में लिखना है, जो z है उसको भी हमें r के फॉर्म में लिखना है। तो अब कैसे लिखें, तो अब कैसे लिखें, लगाएंगे दिमाग प्रोजेक्शन वाला। ओके, लगाएंगे दिमाग भाई। कैसे करेंगे, हमने पढ़ा हुआ समझा हुआ आज तक जीवन में कि जब कुछ इस तरीके से होगा, देखना ये वाला होगा तो जिधर थीटा होता है उधर की तरफ प्रोजेक्शन कॉस थीटा होता है, इधर जाएंगे तो कॉस थीटा होता है। ये तो समझा होगा यार, कहता एक बार बता ही दो। ये लो, अगर मान लो ये है, ठीक, ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा जेड एक्सिस और ये हमारा थीटा हो गया, ठीक। ओके भाई, यहां पे मैंने आर माना हुआ है, ये आर है, तो बात बताओ ये क्या बोला जाएगा, ये क्या बोला जाएगा, लिख के बताओ, तुरंत लिख के बताओ। ये वाला क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा आर कॉस थीटा, ये वाला हो जाएगा आर कॉस थीटा। इसका मतलब जेड को मैं क्या लिख सकता हूं, आर कॉस थीटा लिख सकता हूं। इसका मतलब मैं जेड को आर कॉस थीटा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जेड को मैं क्या बोल रहा हूं, आर कॉस थीटा। क्या मैं लिख सकता हूं, यही चीज तो जेड है यार, ये देखो चीज जेड है, ये आर है, इसका प्रोजेक्शन आप इधर लाओगे तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा लिख सकते हैं। चलो, आर कॉस थीटा निपट गया। अब आते हैं एक्स पे। हाँ, एक्स को बताना और वाई को बताना है। चलिए जी, अब समझने का तरीका देखो, यहाँ पे समझाने का तरीका देखो, यहाँ पे क्या हो सकता है। अच्छा, ये और कलर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। देखो भाई ध्यान से देखना, आपने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया था ना, ये मिला देते हैं ये यहाँ पे। अब सिर्फ ग्रीन वाले पर फोकस करो, सिर्फ ग्रीन वाले पर फोकस करो, सिर्फ ग्रीन वाले पर फोकस करो भाई। जो मैंने ऊपर ट्रायंगल बनाया, क्या ये वही ट्रायंगल है, जो मैंने ऊपर ट्रायंगल बनाया, क्या ये वही वाला ट्रायंगल है? तो आप कहोगे है सर। ये क्या है। अब देखो, अगर ये है तो ये वाली चीज, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है, जो जेड एक्सिस पर है, वो भैया आर कॉस थीटा है, तो इस वजह से हमने ये लिखा। अब ये बताओ ये क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली। यहां पे देखो, अगर मान लो मैंने यहां पे कोई एक पॉइंट मान लेता हूं, मान लीजिए एम मान लेते हैं, ठीक है। तो जो ये एम ए डिस्टेंस है, जो यहां पे ये एम ए डिस्टेंस है, ये क्या होगी, आप बोलोगे ये आर साइन थीटा होगी। जो ये एम ए है वो क्या होगी भैया, ये आर साइन थीटा होगी। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? ये वाली जो डिस्टेंस है वो आर साइन थीटा, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो आर कॉस थीटा। क्योंकि ये जेड एक्सिस पर है, इस वजह से जेड की जगह पे मैं आर कॉस थीटा लिख सकता हूं, और ये वाली जो चीज है वो आर साइन थीटा है। अच्छा, हाँ, लिखना शुरू किया, बहुत सही। अब देखो, अगर ये आर साइन थीटा है, ध्यान देना भाई, अगर ये वाली लाइन आर साइन थीटा है, तो क्या मैं इसको आर साइन थीटा बोल दूं, क्या मैं इसको आर साइन थीटा बोल दूं? क्यों, क्यूब के अंदर ये वाली जो यहां पे जो आपको डायगोनल दिख रहा है, वही डायगोनल की डिस्टेंस यहां पे भी हो। यहां पे देखो, ये पेन देखना, यहां पे जो डिस्टेंस होगी इस पेन की, वही यहां पर भी हो, क्योंकि दोनों ही क्या है, डायगोनल है। इसका मतलब ये जो चीज दिख रही है, कौन सी वाली, ये वाली जो चीज दिख रही है, ये चीज अब इस समय क्या हो चुकी है, ये हो चुकी है आर साइन। थोड़ा सा इसको ऊपर बनाते हैं। ओके, ये डिस्टेंस क्या हो चुकी है भैया, आर साइन थीटा। यहां पे हम क्या लिखेंगे, ये होगा आर साइन थीटा।
बोलो आपको ये बात समझ में आई क्या कि यहां पे जो था एम ए डिस्टेंस, वही वाली डिस्टेंस यहां पर भी है, इस वजह से जो ये डिस्टेंस होगी वो आर साइन थीटा होगी। अब देखो अगर ये आर साइन थीटा है, अगर ये आर साइन थीटा है और आपको मैं बोलूं आपको एक्स एक्सिस पर आना है, अगर ये वाली डिस्टेंस क्या है आर साइन थीटा है, ध्यान देना भाई, इसी चीज को मैं यहां लगा रहा हूं। यहां पे क्या करते हैं, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करके सही कर लेंगे। देखो इसी में हम बुद्धि लगा लेंगे। ये देखो, ये देखो, ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है यहां पे इस तरीके से बनाता हूं, ठीक। ये क्या है, ये बॉन्ड एंगल फाई है, ये बॉन्ड एंगल फाई है, और जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वहां पे देखो, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, यही तो है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये है डिस्टेंस भैया आर साइन, आर साइन थीटा। अगर ये वाली डिस्टेंस आर साइन थीटा है तो एक्स क्या होगी, इसका प्रोजेक्शन यहां पे लाओ, थीटा पर लेकर क्या होगे, तो ये वाली जो चीज होगी उसके लिए आप लिखोगे आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई। और यहां पे ये चीज लिखी जाएगी कि नहीं, कमेंट करके बताओ ये लिखा जाएगा कि नहीं, कमेंट करके बताओ कि लिखा जाएगा कि नहीं। अरे यार अगर ये डिस्टेंस आर साइन थीटा है तो ये वाला भी आर साइन थीटा है, और अगर ये आर साइन थीटा है तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, आर साइन थीटा इंटू क्या होगी, कॉस फाई होगी, क्योंकि अब की बार ये वाला बॉन्ड एंगल कॉस फाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू आई है ये एक्स की वैल्यू होगी, तो एक्स की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या, बोलो इतनी बात समझ में आई क्या, आपको शायद आ गया होगा कि x की वैल्यू क्या होगी। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। हमें देखो ये पता है r sin थीटा, ये वाली डिस्टेंस, हमें जाना है y पे। y पे अगर जाना है तो एक बात बताओ, इधर जाना है, इस वाले साइड पे जाना है, तो जब यहां वाला करो तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाई, ये वाला बॉन्ड एंगल लो, ये वाला बॉन्ड एंगल क्या है भैया, 90 माइनस फाई। बोलो ये समझ में आता है क्या, अरे यार ये अगर थीटा है, ये वाला 90 माइनस थीटा तो होगा, अगर ये 90 माइनस थीटा है और उसी का कॉस लोगे तो क्या होगा, कॉस 90 माइनस फाई, और क्या नहीं फाई, तो इसका मतलब क्या होगा, जब कॉस बदलेगा, सॉरी कॉस 90 माइनस फाई को जब आप कन्वर्ट करोगे साइन में तो हो जाएगा साइन फाई। इसका मतलब वाई वाली जो चीज होगी उसमें साइन आएगा, तो आर साइन थीटा इंटू साइन फाई। शायद आपको समझ में आया हो, बस आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने ही बता दिया, बॉन्ड एंगल नहीं है यहाँ पे, एंगल बोल रहा हूं, अगर मैं बॉन्ड बोल रहा हूं तो बॉन्ड एंगल में से बॉन्ड हटा दो, ठीक है, सिर्फ एंगल वाली चीज समझा रहा हूं। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या, बोलो इतनी बात समझ में आई क्या, अगर कहीं बॉन्ड एंगल निकल रहा है तो आप समझो केवल एंगल बोल रहा हूं, क्योंकि बॉन्ड एंगल पढ़ाते हैं ना अपन बहुत ज्यादा, किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में, तो जैसे हो रहा है। शायद इतनी बात समझ में आई हो, सारी कहानी तो क्लियर कर दी यार, दोबारा सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे, पेन मैंने रख दिया, सुनना क्या बोल रहा हूं। हमारे पास स्फेरिकल पोलर, हमें जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, जिसके लिए हमें यूज करने हैं तीन चीजें, आर थीटा और फाई। जो थीटा होता है, जो थीटा होता है वो जेड एक्सिस से उसका एंगल होता है, उस पॉइंट का एंगल होता है जहां पे जिस पॉइंट को हमें क्या करना, बताना है, तो उसके बीच का एंगल थीटा हो गया। अच्छा, अब प्लेन में एक्स एक्सिस से जितना भी एंगल आप इधर उधर जाएंगे उतने एंगल को हम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। तो फाई समझ में आ गया। आर क्या है, आर वो डिस्टेंस है जो जीरो से उस पॉइंट के बीच में है, तो हमें समझ में आया थीटा फाई आर क्या है। अब सुनो, यहां पे लौटो, यहां पे जब ध्यान से देखोगे ये जो हमारा पॉइंट था उसको मैंने क्यूब में इसलिए दिखाया ताकि आपको समझा सकूं आराम से, ठीक। अब देखो अगर ये आर है, एक बार में बोलूंगा आप समझ जाना, अगर ये आर है तो इसका यहां पे प्रोजेक्शन क्या होगा, आर कॉस थीटा होगा, और ये क्या है, जेड एक्सिस से लिखा जाएगा जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। अच्छा, अगर ये आर कॉस थीटा है तो ये क्या होगा, ये होगा आर साइन थीटा, और अगर ये आर साइन थीटा है तो डायगोनल हो गया आर साइन थीटा, तो ये वाला जो डायगोनल होगा क्यूब का वो क्या होगा, आर साइन थीटा, वो भी होगा। अच्छा, अब अगर ये आर साइन थीटा है तो फाई पर लेकर के प्रोजेक्शन आओगे तो आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा। अच्छा जी, समझ में आ गया। अब आते हैं वाई पे, अब आप वाई पे जाओगे तो देखो ये वाली लाइन क्या है, आर साइन थीटा, अब उसका आपको क्या लेना, प्रोजेक्शन इधर लेना है, तो आप इसको क्या करोगे, 90 माइनस फाई, अरे ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई, तो जब कॉस 90 माइनस फाई लिखोगे तो कॉस 90 माइनस फाई मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ भैया साइन फाई, तो यहां पे आ जाएगा आर साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब आपको ना डायरेक्टली याद होना चाहिए, अब तक तो मैंने पूरी कहानी आपको समझा दी, अब आपको ये चीज डायरेक्टली याद होना चाहिए, ठीक। क्या x इज इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी कॉस फाई, क्या
कॉस फाई लेंगे, साइन थीटा लेंगे, आर लेंगे तो एक्स बनेगा। जेड तो बहुत ही आसान, जेड में सिर्फ यही लिख देना आर कॉस थीटा, ठीक। और जब दो चीजें सेम हो, जैसे साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, ये वाई को बता रहा है। किसको बता रहा है? वाई को बता रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज को तरीके से। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। आई होप आपको इतनी सारी कहानी समझ में आ गई, नोट्स में मिलेगा, आराम से बैठ के इसको बता कर लेना। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पे, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। देखिए आपको यहां पे दोबारा बता रहा हूं, जेड की वैल्यू क्या होगी? सारे लोग जेड की वैल्यू चैट में लिखेंगे, सारे लोग जेड की वैल्यू चैट में लिखेंगे। जेड की वैल्यू क्या होगी? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, तभी याद होगा, अदरवाइज याद नहीं होगा। क्या है? जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। वाई इज इक्वल टू क्या होगा? आर साइन थीटा इंटू साइन फाई, आर साइन थीटा इंटू साइन फाई, ये हो जाएगा। तेरी बात समझ में आ गई। अगला है एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, वाई के केस में दोनों साइन रहेगा, ठीक। एक्स के केस में क्या हो जाएगा? एक साइन थीटा होगा, दूसरा क्या होगा? कॉस फाई होगा, ठीक है। शायद आपको याद रहे। ओके, बोलो याद रहेगा, बोलो याद रहेगा क्या? ओके, तो आपको ये तीनों कोऑर्डिनेट्स भैया दिमाग में टिके होने चाहिए। अगर आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन क्रैक करना चाहते हो तो आपके दिमाग में ये सारे फैक्ट भी होने चाहिए। और एप्लीकेशन तो बहुत ही आसान है, बस ये तीनों पॉइंट अपने दिमाग में रखना। आपको लगेगा ऐसे चुटकियों में आप सवाल कर रहे हो, एडवांस लेवल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कईयों को लग रहा हो सर एडवांस लेवल कर ले जाएंगे क्या हम? अरे भाई कर ले जाओगे। एक कह रहा नींद आ रही है, मेरे भाई इतना अच्छी चीज चल रही है अभी भी नींद आ रही है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब आते हैं भैया नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है भैया? ये देखो, एनालिसिस ऑफ साई। हम वेव फंक्शन पे पूरी चर्चा करेंगे अच्छी तरीके से। देखिए क्या लिखा गया कि ईच ऑर्बिटल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। देखियो क्या बोलना चाह रहा हूं, समझना। जो हमारा साई होता है ना, जो हमारा साई होता है, यहां कहीं पे लिख देता हूं, जो हमारा साई होता है, कौन सा साई भैया? किसी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने वाला जो साई होता है, वेव फंक्शन होता है, उसको हम दो वेव फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो एक होता है साई, तो मान लो दूसरा वाला भी साई। क्या बोला मैंने? क्या बोल रहे हो सर? ये एक साई दो साई के मल्टीप्लिकेशन में होता है, और एक साई के नीचे लिखा मिलेगा आपको आर, तो इसको बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं? रेडियल वेव फंक्शन। और जहां थीटा और फाई होगा, दोबारा सुनेंगे, जहां पे थीटा और फाई होगा उसको हम एंगुलर वेव फंक्शन बोलेंगे। लॉजिकल लग भी रहा है? अरे यार थीटा और फाई क्या है? एंगल है, तो उसको क्या बोला जाता है? आर थीटा फाई को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेव फंक्शन। और जो साई आर है उसको बोलते हैं, आर किसके लिए यूज किया गया यहां पे? ऐसे समझो, रेडियल वेव फंक्शन। तो जो एक साई होता है किसी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का, यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सर ये कहां से आई? ये बात आपको याद रखनी है, फिलहाल ये बात समझो पहले, ठीक है। जो एनालिसिस ऑफ साई के अंदर हम जा रहे हैं पढ़ने, क्या बोला मैंने? जो साई है वो दो साई का मल्टीप्लिकेशन है, दो वेव फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। एक को हम बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन, दूसरे को क्या बोलते हैं? दूसरे को क्या बोलते हैं? बोलो, दूसरे को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेव फंक्शन। और एंगुलर वेव फंक्शन अगर बोल रहे हैं तो वहां पर एंगल्स इन्वॉल्व होंगे, तो यहां पर थीटा और फाई हमने दो एंगल पढ़े, इस वजह से बोला जाएगा एक ऐसा साई होगा जो कि थीटा और फाई पर डिपेंड करेगा, और एक ऐसा साई होगा जो डिस्टेंस आर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस आर पर डिपेंड करेगा। क्या आपको इतनी लाइन समझ में आई? सिर्फ ये वाली लाइन समझ में आई क्या? उसी को लिख दिया मैंने इधर। अब आइए अगला, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मिस हो गया, कोई बात नहीं, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे तब भी समझ में आएगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन के अंदर हमें जो वेव फंक्शन साई मिलता है किसी भी ऑर्बिटल के लिए, वहां पे हमें दो फंक्शन को हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक को बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन, दूसरे को बोलते हैं एंगुलर वेव फंक्शन। एंगुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे एंगल्स इन्वॉल्व है, थीटा और फाई। रेडियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। अब आते हैं जिसको हम पूरा लिखते हैं, क्या? ये देखो, जो हमारा साई है उसको लिखा जाता है साई एन एल एम। मैंने शुरू में भी बताया हुआ है कि ये जो साई है वो किस पर डिपेंड करता है? एन एल और एम पर डिपेंड करता है किसी ऑर्बिटल का। या ऑर्बिटल की लोकेशन बताने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है: स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। स्पिन, सॉरी थोड़ा जल्दी में बोल रहा हूं,
गैप लेते हैं। ओके, दोबारा बोलता हूं, सुनेंगे ध्यान से। जो हमारा साई है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एल मतलब क्या, अजीमुथल क्वांटम नंबर, एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। इसी वजह से लिखा गया साई डिपेंड्स ऑन, इसका मतलब ये होता है साई डिपेंड ऑन एन एल एम। या ये बताओ एक ऐसा साई जो एन एल एम पर डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू बराबर होती है किसकी, उसकी वैल्यू बराबर होती है किसके, इज इक्वल टू साई आर, जो मैंने यहां पे लिखा था साई आर मल्टीप्लाइड बाई, साई आर मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे मैं एक पॉइंट बना देता हूं, ये मल्टीप्लाई को बता रहा है, ठीक है, साई आर मल्टीप्लाइड बाई साई थीटा फाई, ठीक, जो मैंने वहां पे बोला हुआ है। ओके, स्पिन नहीं है भाई, स्पिन नहीं है। ओके, आगे आ जाते हैं। साई आर को मैंने क्या बोला था, रेडियल वेव फंक्शन, बोलेंगे मेरे साथ, बोलते चलो। साई आर क्या है, साई आर क्या है भैया, रेडियल वेव फंक्शन। और ये हमारा क्या है, ये हमारा एंगुलर वेव फंक्शन, आराम से पढ़ा देता हूं। ये क्या है भैया, एंगुलर वेव फंक्शन। और ये क्या हमारा, ये हमारा रेडियल वेव फंक्शन। क्या है, रेडियल वेव फंक्शन। ओके, अब आ जाते हैं, देखो भाई, जो ये हमारा रेडियल वेव फंक्शन है, जो ये हमारा रेडियल वेव फंक्शन है, जो ये हमारा रेडियल वेव फंक्शन है, वो जो है सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, एन और एल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, एन और एल पर डिपेंड करता है। और जो हमारा एंगुलर वेव फंक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है भैया, यहां पे आप देखोगे तो थीटा फाई है, उसी को हम आगे लिखेंगे क्या, एल और एम पर रिप्रेजेंट करता है। अगर क्वांटम नंबर की बात करें तो ये डिपेंड करेगा किस पर, एल और एम पर। ठीक, नोटेशन की बात करें तो कैसे लिखा जाएगा, साई थीटा फाई, ये हमारा एंगुलर वेव फंक्शन। पहले आपको ये बातें याद हुई क्या, यही पे पहले याद कर लेते हैं। ये देखो हमारा जो वेव फंक्शन होता है, पूरे ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है उसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से को रेडियल वेव फंक्शन बोलते हैं, और ये जो रेडियल वेव फंक्शन उसको लिखा जाता है साई आर, ठीक है। और इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है दो क्वांटम नंबर्स की। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा क्या होता है, एल होता है, मतलब कि अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। और दूसरा जो वेव फंक्शन है वो क्या है, एंगुलर वेव फंक्शन है। और इस एंगुलर वेव फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, साई थीटा फाई। इसका मतलब हुआ कि जब आप किसी ऑर्बिटल का, इसका मतलब हुआ जब किसी ऑर्बिटल का आप एंगुलर वेव फंक्शन देखोगे तो हमें क्या दिखाई देगा, थीटा दिखाई देगा और फाई दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, थीटा और फाई दिखाई देगा। कहां पे, एंगुलर वेव फंक्शन के अंदर। इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई क्या। ओके, अब देखो जो ये हमारा एंगुलर वेव फंक्शन होता है वो दो क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। पहला होता है एल और दूसरा होता है एम। इतनी बात याद हुई। एन और एल जो है रेडियल फंक्शन से रिलेटेड हैं, एल और एम जो है किससे रिलेटेड हैं, एंगुलर वेव फंक्शन से रिलेटेड हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई ना। यही चीज मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है कि इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है। यहां पे भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो यहां देखो साई आर को ही हम साई एन एल लिखेंगे, कंफ्यूज मत होना। साई आर ही साई एन एल है और साई थीटा फाई ही साई एल एम है। बस बताने का तरीका है कि यहाँ पे जो साई आर लिखा है इसका मतलब वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, आर पे वो डिपेंड करता है, ये कहने का मतलब है। और अगर हम किस में बात करें, क्वांटम नंबर पे, तो ये जो साई है वो एन और एल पर डिपेंड करता है। अब इसकी बात हो गई, अब इस पे आते हैं। ये जो हमारा एंगुलर वेव फंक्शन है वो जो है थीटा और फाई पे क्या करता है, डिपेंड करता है। आप ये बोल सकते हो क्योंकि एंगुलर नाम ही वहीं से आ रहा है, एंगल से आ रहा है। अच्छा जी, अगर हम किस में बात कर लें, क्वांटम नंबर में बात करें तो एल और एम पर डिपेंड करता है। अब आते हैं भैया आगे। इतनी बात समझा लेगा शायद, कई बार मैंने बोला है ताकि आपको ये चीज याद रहे, ठीक है, याद रहे ये चीज। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट चीज देखिए क्या है, साई आर की वैल्यू हमें लिखनी होगी। तो पहले देखो, पहले साई आर को क्या क्या बोलते हैं, अभी मैंने पढ़ाया आपको। साई आर को क्या क्या बोलते हैं भाई, साई आर को क्या बोलते हैं भाई, बोलो बोलो, यहीं से देख के बताओ, यहीं से देख के बताओ, चैट में बताओ, यहीं से देख के बताओ साई आर को हम क्या बोलते हैं। तो आप कहोगे सर अभी तो बताया कि साई आर को ही हम साई एन एल बोलते हैं। और ये है क्या, ये है भैया हमारा आर एन एल। देखो तीन चीजें, नोटेशन याद रहे, आप कंफ्यूज होना शुरू मत हो जाना भाई, क्योंकि क्या है यहाँ पे नोटेशन बहुत सारे हैं लेकिन याद करना बड़ा आसान है। देखो सब में ध्यान से देखो क्या मिल रहा है, कुछ कठिन नहीं मिलेगा। देखो ये जो आर है ना, ये बताने के लिए है कि ये रेडियल वेव फंक्शन है। कौन सा आर, ये कैपिटल आर। कैपिटल आर ये बता रहा है कि ये रेडियल वेव फंक्शन है और इसी को नाम दिया क्या गया, रेडियल वेव फंक्शन। ये जो लिखा गया ये सब रेडियल वेव फंक्शन है। और अगले चीज पर आओ, साई थीटा फाई, ये हो गया साई थीटा फाई, और इसी को क्या लिखते हैं, साई एल एम लिखते हैं। तो अगला क्या है भैया, देखो साई एल एम, ये चीज हमने कई बार पढ़ ली। अब अगला चीज क्या है भैया, यही हमारा क्या है, एंगुलर वेव फंक्शन है। क्या है ये, एंगुलर वेव फंक्शन है। इस
पर लिखा हुआ सारा चीज आपको समझ आ रहा है? यहाँ पे लिखी हुई सारी चीज समझ आ रही है? नहीं आई तो दोबारा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, मैंने पेन रख दिया है, सुनते चलेंगे हमारे साथ। जो हमारा साई है जो कि किसी वेव से रिलेटेड है, उसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट को हम बोलेंगे रेडियल वेव फंक्शन, दूसरे पार्ट को बोलेंगे भैया एंगुलर वेव फंक्शन। जो हमारा रेडियल वेव फंक्शन है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, और जो हमारा एंगुलर फंक्शन है, जो हमारा एंगुलर वेव फंक्शन है, वो थीटा फाई पर डिपेंड करता है। अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्वांटम नंबर में बात करें तो वो एल और एम पर डिपेंड करता है। आई होप आपको ये सारी चीज यहां तक की याद हो गई होगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर, अब आते हैं नेक्स्ट पे भाई, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट लिखा गया, अच्छा रटना बहुत ज्यादा नहीं है यार, दो तीन तीन चीजें हैं कि मल्टीप्लिकेशन कराना है किसका, रेडियल मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर, क्या देता है भैया, साई टोटल मिल जाता है, साई टोटल मिल जाता है। ओके, अब आते हैं रेडियल वेव फंक्शन पर। अब हम इत्मीनान से अलग अलग सीखेंगे, अलग अलग सीखेंगे, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला क्या लिखा गया, रेडियल वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हमें सिर्फ आपके कोर्स में यही पढ़ाना है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के बारे में, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के बारे में पढ़ाना है। बल्कि ये कह दूं कि ग्रेजुएशन तक करने में सिर्फ आपको यही पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए जी आ जाते हैं। 2 मिनट का ब्रेक क्यों चाहिए भाई? रेडियल वेव फंक्शन से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन आ रहा है, वो मैं थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा, इसी के अंदर वो चीज, वो जवाब मिल जाएगा। अब देखो, रेडियल वेव फंक्शन है ना, जो हमने पढ़ा साई आर, या आपने जो कैपिटल आर पढ़ा, उसको लिखने का तरीका क्या है आपके कोर्स में, मेनली यही वाली चीज है, रेडियल वेव फंक्शन है। देखते हैं भाई, इसको लिखने का तरीका क्या देखेंगे भाई। साई आर, ये क्या है, रेडियल वेव फंक्शन है, इज इक्वल टू क्या होगा, जिसको हम लिख रहे होंगे आर एन एल, इसी को आर एन एल भी बोलते हैं, इसी को साई एन एल भी बोलते हैं। अच्छा, इज इक्वल टू किसके, इज इक्वल टू किसके, अब देखना, तीन चीजों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या देती है, वो देती है रेडियल वेव फंक्शन। क्या बोल रहे हो सर? जो हमने इनिशियल पढ़ा, कौन सा वाला, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने वाला, उसमें दो चीजों को मल्टीप्लाई किया था, एक तो रेडियल वेव फंक्शन को, दूसरा एंगुलर वेव फंक्शन को। रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें टोटल मिलता है, लेकिन हमें चर्चा करनी है रेडियल वेव फंक्शन पे। तो देखो भैया, जो रेडियल वेव फंक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, यहां समझ में आएगा। रेडियल वेव फंक्शन बराबर होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल। क्या बोल दिया सर, ये क्या पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो सर, ये बड़ा कठिन लग रहा है। अरे बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको मैं बताऊं, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे पागल हो जाओ, रट्टा नहीं मारना है। आगे आपको लगेगा, आगे आपको लगेगा ये सही लिख रहा है, दिमाग का दही हो जा रहा है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप ना रटने की कोशिश कर। दोबारा मैं आपको उसी फ्रेम पे लेके आ रहा हूं, नॉर्मल हो जाओ, एक लंबी सांस लो, पानी पियो, अभी समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली रटने पे तो फोकस ही नहीं करना है। हमारे कोर्स में ना इनका वेव फंक्शन नहीं है, इस वेव फंक्शन को देख करके कैसे बताते हैं ये हमारे कोर्स में, तो रटने का तो सवाल ही नहीं बनता। रटना मत भाई, रटना मत, बहुत ही सिंपल है। कह रहा सिंपल नहीं, अरे बहुत ही सिंपल है भाई, अभी समझ आएगा। जब हम इसके एप्लीकेशन पार्ट पे जाएंगे ना, तो तुम खुद कहोगे अरे सर यही था क्या, इतने देर से इतना कठिन कर रहे थे आप। बहुत सिंपल लगेगा। देखो मैंने क्या बोला, जो हमारा रेडियल वेव फंक्शन है ना, वो तीन चीजों का मल्टीप्लीकेशन है। कांस्टेंट होगा वहां पर, पॉलिनोमियल होगा वहां पे, और एक्सपोनेंशियल होगा वहां पे। ये पॉलिनोमियल क्या है, क्या आपको पॉलिनोमियल के बारे में पता है? अगर कुछ ऐसा लिखा है 1 + x स्क्वायर + x क्यूब, तो ये क्या बन रहा होता है, ये है भैया हमारा पॉलिनोमियल। अरे सुना तो होगा ही, पॉलिनोमियल तो भाई। एक्सपोनेंशियल क्या है, e की पावर, मान लो -x होगा या e की पावर x, ऐसा कोई टर्म होगा तो उसको एक्सपोनेंशियल बोलेंगे। बोलो एक्सपोनेंशियल। अरे यार, जब तक कोई कठिन चीज नहीं पढ़ोगे, छोटा छोटा चीज पढ़ के अपने आप को खुश कर लोगे, एडवांस लेवल की चीज ही नहीं पढ़ोगे, तो मेरे भाई अपने आप को एडवांस लेवल नहीं बनाओगे तो आईआईटी जाओगे कैसे? क्योंकि सारे लोगों ने यहाँ पे बोला था चैट में, सर मुझे वो वाली आईआईटी चाहिए, सबको सीएस चाहिए बॉम्बे का, मेहनत नहीं करनी। अरे मेहनत कर लो, छोटी सी बात है, मैं सिंप्लीफाई करके लेके आ रहा हूं आपके सामने, सुनना ध्यान से। एक कांस्टेंट होगा, एक कोई कांस्टेंट होगा जो कि वैरी नहीं करे, कुछ कांस्टेंट होगा जिसको मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया जाएगा किसके साथ, किसी पॉलिनोमियल के साथ। वो पॉलिनोमियल की शकल सूरत कुछ इसी तरीके की होगी, ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद एक एक्सपोनेंशियल टर्म भी होगा। इसका मतलब हुआ कि जो रेडियल वेव फंक्शन है वहां पे तीन चीजें हैं, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल। अब ये जो गंदगी की है उसको हटाना पड़ेगा भाई, है ना, आपको सफाई वाली चीजें मिल जाएंगी अच्छे तरीके से।
ये सब लिखा हुआ मिलेगा आपको। ओके, अब आओ भैया पॉइंट पे। क्या बोला जा रहा है कि जो ये हमारा साई एन एल है, क्या लिखा, साई एन और एल है या आर एन एल है, वो होगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ध्यान देना, कॉन्स्टेंट। अभी मैं एक एक चीज लेके आऊंगा, इनटू पॉलिनोमियल। सर ऊपर वाली लाइन तो लिख रहे हो, अगली लाइन नहीं होगी, इनटू एक्सपोनेंशियल। अब ध्यान दे लो, एक्सपोनेंशियल। बस बस आपको यही देखना है, खत्म हुआ आपका, ये कहानी खत्म हो गया रेडियल वेव फंक्शन का। आपको सिर्फ और सिर्फ इस एक्सपोनेंशियल पर क्या करना है, फोकस्ड रहना है। क्या करना है भैया, फोकस्ड रहना है। आपको बस एक चीज याद रखनी है, क्या, एक्सपोनेंशियल टर्म। सर ये तो बड़ा कठिन लग रहा है, कुछ नहीं, आओ याद करते हैं, मिलजुल के याद करेंगे। ई की पावर माइनस जेड। जेड क्या पढ़ा था हमने, लिख के बताओ चैट में, जेड क्या पढ़ा था, जेड क्या पढ़ा था हमने। अरे यार जेड क्या पढ़ रखा है आज तक हमने, जेड क्या होता है, देखो देखो चैट में लिखो, जेड क्या होता है भैया, बोर्ड में पढ़ाया गया। जेड क्या है भैया, ये है हमारा एटॉमिक पर, क्या, एटॉमिक नंबर। इसके बाद क्या है, जेड को मल्टीप्लाई कर दो आर से। ये क्या सर, आर, आर वो डिस्टेंस है जहां से, जहां के बारे में आप, वो वाला आर जो पीछे पढ़ा था वही वाला आर है ये, ठीक है। कितनी दूरी है वो वाली आर, वो वाला आर है हमारा, ठीक है। रेडियस मान लो, रेडियस, ठीक है। अगर मैं उसको रेडियस मान लूं तो वो रेडियस हो। हाँ, जेड इंटू आर क्या है, अरे यार इस तरीके से नहीं है जेड आर, जेड इंटू आर है ये, जेड इंटू आर। जेड क्या है भैया, एटॉमिक नंबर। आर क्या है, आर है भैया रेडियस। ये समझ में आ गया, माइनस जेड आर डिवाइड बाई एन। एन क्या होता है ये, एन लिख करके बताओ क्या है, एन एक नंबर है। अभी यहां के लिए कोई अलग चीज है, एन क्या है, कोई एक नंबर है। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, इस तरीके से 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, जो कि आप पढ़ रखे हो यार कि यही हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। एन क्या है भैया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्या बता रहे हो, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। आर क्या है, रेडियस है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। सर ये ए नॉट क्या लिखा हुआ है, एक नीचे ये क्या बनाया है, नॉट। ये देखो ए लिखना है, इसके नीचे नॉट। ए नॉट कहां पढ़ा था, चैट में लिख के बताओ, ए नॉट कहां पढ़ा था, ए नॉट कहां पढ़ा था, जल्दी बोलेंगे। ए नॉट कहां पढ़ा था, ए नॉट पढ़ा था अपने बोर में, और बोर बाबा ने बताया था बोर रेडियस नाम की एक चीज, वही वाला ए नॉट है। तो ये जो ए नॉट है ये है बोर रेडियस। अब मैं लिख देता हूं यहां पे, देखो जेड क्या है, एटॉमिक, हटाऊंगा नहीं मैं, इसको लिख लो। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। यहां पे आर क्या है भैया, रेडियस। आर क्या है, रेडियस। आर क्या है भैया, रेडियस। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसी को क्या बोलते हैं, सेल नंबर। सिंपल भाषा में बोले तो ये क्या है भैया, सेल नंबर, ठीक है। अगला क्या है, ए नॉट। ए नॉट क्या होता है सर, बोर रेडियस। बोर रेडियस की वैल्यू बताओ, बोर रेडियस की वैल्यू बताओ सारे लोग, पढ़ रखा यार, पेपर भी दे लिया आप तो। बोर रेडियस की वैल्यू बताओ। तो ये हमने समझा दिया एक्सपोनेंशियल। अब एक बात बताओ, कठिन लग रहा है कहीं से, अरे यार सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि रेडियल वेव फंक्शन में 3 चीजें दिखेंगी। एक कांस्टेंट है, छोड़ दो, देखते ही समझ में आ जाएगा ये कांस्टेंट है। पॉलिनोमियल है तो वो देखेगा ऐसे 1 + x स्क्वायर, ऐसी कोई चीज दिखेगी। और क्या दिखेगा, एक्सपोनेंशियल टर्म दिखेगा। बस हमें फोकस्ड कहां पे रखना है अपने आप को, एक्सपोनेंशियल टर्म पर फोकस्ड रखना है। क्या फोकस्ड रहना है। हाँ वेरी गुड, कईयों ने बहुत सही से जवाब दिया है कि 0.5 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है, वेरी गुड। 29 वाला भी जवाब दिया है किसी ने, ओके ओके। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई क्या। मैं चाह रहा हूं इसी क्लास में आप इसको सीख जाओ, और एक बार जब लिखोगे तो दिमाग में अपने आप चढ़ जाएगा और लगातार आपको याद रहेगा, ठीक। बहुत जल्दी भगा के कोई फायदा नहीं है। ओके भाई, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो जो ये पॉलिनोमियल है ना, ध्यान देना भाई, ये जो पॉलिनोमियल है इससे बस ना हमें एक ज्ञान चाहिए। अरे सर अभी कह रहे हैं कि केवल ये समझना है, आप कह रहे हो ये भी समझ, अरे भाई मैं कह रहा हूं खाली याद नहीं करना है, याद नहीं करना पॉलिनोमियल, वहां से ना बस एक छोटा सा ज्ञान लेना है। वो छोटा सा ज्ञान क्या है, वो छोटा सा ज्ञान ये है, वो छोटा सा ज्ञान ये है कि इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म आए। अरे गिनती तो आती है, पॉलिनोमियल में कितने टर्म होंगे। अगर लिखा है 1 + x स्क्वायर, अब बताओ गिनती आती है तो बताओ इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, कितने टर्म्स हैं, कितने बार आपने इसे जोड़ा हुआ है, कितने टर्म्स हैं, बताओ बताओ यहां पे कितने टर्म्स हैं भाई, बोलो भैया कितने टर्म्स हैं यहां पे। बोलो भाई, बोलेंगे 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 भाई। ये क्या लिखा गया है,
ये जो पॉलिनोमियल लिखा है यहाँ पे कितने टर्म्स है, इसके 3 टर्म है। वेरी गुड। अरे यार 1x और x² 3 टर्म है, ये गिनती तो आती है ना आपको, बस यही लिखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n माइनस एल। सर ये तो याद रखना पड़ेगा, हाँ n माइनस एल वाली बात याद रखनी, झूठ नहीं बोलते भाई, है ना। ओके भाई, ओके भाई। अब आ गए हम कहां पे कि भैया इस पॉलिनोमियल का केवल एक यूज है, पॉलिनोमियल का सिर्फ एक यूज है, और वो यूज ये है कि वहां पे कितने टर्म्स हैं वो बताना है, और उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n माइनस एल। तो n माइनस एल कहां से आएगा, पॉलिनोमियल से आएगा, और n की वैल्यू कहां से आएगी, ये देखो n की वैल्यू कहां से आएगी, बोलो बोलो मेरे साथ, n की वैल्यू कहां से आएगी, एक्सपोनेंशियल से आएगी। क्या बोल दिया आप, एक्सपोनेंशियल में n लिखा है, यहां पे जो n है ये किसके बारे में भैया, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका मतलब आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चल जाएगा उस ऑर्बिटल का, कहां से, इस एक्सपोनेंशियल को देख करके। लेकिन अगर हमें l पता करना है, हमें सबसल पता करना है, तो हमें किसकी शरण में जाना पड़ेगा, पॉलिनोमियल की शरण में जाना पड़ेगा कि आप अपनी शकल सूरत दिखाइए, मुझे बस भैया क्या गिनना है, नंबर ऑफ टर्म्स गिनना। क्या गिनना है, नंबर ऑफ टर्म्स गिनना है। तो यहां से 2 चीजें हमने पता कर ली, क्या 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 पता कर लिया, n और l पता कर लिया। n पता करने के लिए हम किसकी शरण में गए, एक्सपोनेंशियल टर्म की शरण में, और l को पता करने के लिए हम पॉलिनोमियल के शरण में चले गए। और हमें रेडियल वेव फंक्शन के अंदर मेरे भाई इन्हीं दोनों की जरूरत है, n और l। और जैसे ही आपको n और l पता चल गया, आप किसी भी ऑर्बिटल के बारे में आराम से बोल दोगे कि ये फला ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल। अब आते हैं, इतनी बात समझ में आई। आप देखो, अब आपके सामने प्रस्तुत है एक अच्छी खूबसूरत सी चीज, ये क्या लिखा गया भाई, साई 20। चलो चलो इसको देख के बताओ, इसको देख के बताओ n की वैल्यू कितनी होगी और l की वैल्यू कितनी होगी, देख के बताओ, इसको देख करके बताओ कि साई 20 लिखा है तो n की वैल्यू कितनी होगी और यहां पे l की वैल्यू कितनी, लिख के बताओ, तुरंत लिख के बताओ। कोई पूछ रहा है सर जेड दिया होगा, एक मैं कह रहा हूं भरोसा रखो, एक भी चीज ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि जो निकल जाएगा। सर आज की क्लास बोरिंग है, अबे भाई आज की ही क्लास तो बढ़िया है, मस्त जबरदस्त है, तो कुछ बढ़िया सीख रहे हैं, अदरवाइज वो छोटी छोटी चीजें सीखते आ रहे हैं हम, है ना। आज ही जबरदस्त चीज सीख रहे हैं, यही है एडवांस लेवल। बोरिंग तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि यह है अपर लेवल की चीज, और इसको भी मैंने ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर दी है। ओके ओके, लोगों ने जवाब देना शुरू किया कि भाई यहाँ पे लिखा था R20 और पहले क्या लिखते हैं n, बाद में लिखते हैं l, इसका मतलब हो गया भैया n की वैल्यू क्या, 2। n की वैल्यू क्या, यहाँ पे n क्या हो जाएगा 2, और l की वैल्यू क्या होगी 0। देखो यहां से ही देख के पता चल रहा है, पता चल रहा है। लेकिन अब जो पता चला है, अब जो पता चला है वो आगे मैं जो दिखाने वाला हूं शकल सूरत, ये उससे निकाल के दिखाओ। यहां से देख के तो दुनिया बता देगी, यहां से देख के बताओ तो पता चले। तब तो लगे ना भैया तुम IIT बॉम्बे का CS ले रहे हो। IIT बॉम्बे का CS इतना आसान नहीं है पढ़ना, वहां पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक। तो ये समझना भी पड़ेगा हमें, यार यहाँ पे n = 2 कैसे पता चलेगा, इसको देख करके ये कैसे पता चलेगा कि l की वैल्यू क्या होगी, ये देख करके तो लल्लू आदमी भी बता देगा, है ना। इधर इधर पढ़ करके लगेगा कि तुम एडवांस वर्जन में जा रहे हो। ओके भैया देख लेते हैं। सर ये सब तो बड़ा आसान है, मुझे पता है, चलो जी बताना शुरू करिए। यहां पे आओ, पहले देखो हम n वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, n की वैल्यू निकाल। अब n की वैल्यू निकालने के लिए हमें कहां जाना होता है, एक्सपोनेंशियल के पास जाना होता है। अब ढूंढो एक्सपोनेंशियल कौन, ये है, ये है, ये है या ये है। आपको समझ में आ गया कि सर ये वाला होगा, आप पकड़ नहीं पा रहे हो। अच्छा, e की पावर -ZR डिवाइड बाई 2a0, इसको इसके साथ क्या करो, कंपेयर करो। कंपेयर करें मेरे भाई, क्या होगा आपको पता चलेगा कि यार ZR यहां भी ऊपर है, यहां भी लिखा है, फिर लिखा है 2a0 और यहां लिखा है na0। इसका मतलब यहां से हमें पता चलेगा एक्सपोनेंशियल से कि भैया n की वैल्यू यहां पे 2 होगी, n की वैल्यू 2 होगी। कैसे पता चला, ये वाला 2 देख करके पता चला। ये जो 2 लिखा है ये भैया n की जगह पर है, इस वजह से हमने लिख दिया n = 2। बोलो आया क्या, बोलो भैया आया क्या, बोल दो भैया आया क्या। चलो जी समझ में आया होगा, शायद यहां से n वैल्यू निकाल ले गए। अच्छा, अब l की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्या l की वैल्यू कैसे निकालोगे, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक क्लास नहीं छोड़ेंगे भाई, ध्यान रखना। इस वजह से ध्यान पूर्वक पढ़ते चलें, नोट करने पे मत जाइएगा आज। ओके
बताओ यहां पे एल वैल्यू कैसे निकाला जाए, एल वैल्यू कैसे निकाला जाए। एल वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया गया पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, कितने टर्म है भाई, ये है यार पॉलिनोमियल, ये देखो ये है पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं, यहां पे देखो ध्यान देना। किसी, अब मैं अगली लाइन जो बोलूंगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जब आपसे बोला जाए ना कि वैसे आपके कोर्स में यार हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम ही है, इसका मतलब यार आपको जेड वो फिक्स कर रहा है। अगर वो कह रहा है कि हाइड्रोजन का रेडियल वेव फंक्शन, इसका मतलब जेड इज इक्वल टू 1। अगर जेड इज इक्वल टू 1 हम यहां रख दें तो ये वैल्यू कांस्टेंट ही होगी ना। अरे यार जेड की वैल्यू 1 रखा, ए नॉट तो कांस्टेंट है, आपने बताया यार 0.529 एंगस्ट्रॉम। और ये देखो ये भी क्या है, काउंटिंग, गिनती है, इन सब का कैलकुलेशन एक कांस्टेंट ही तो आएगा। इसलिए ये सामने जो लिखा है ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। ये पॉलिनोमियल है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल की शकल सूरत देख के ये समझ में आया कि एन की वैल्यू यार 2 आएगी, क्या आएगी, 2 आएगी। और यहाँ पे दो टर्म है, क्या बोल दिया मैंने, यहाँ पे दो टर्म है और दोनों टर्म किसके बराबर होंगे, हमें निकालना है एल वैल्यू। तो आपको बताया गया है कि एल वैल्यू किसके बराबर होगी, बोलो किसके बराबर होगी, यहां से देख के बताओ। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये देखो यहीं पे देख लो, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस एल के बराबर, तो मैंने लिखा n माइनस एल इज इक्वल टू, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितने, 2, तो n माइनस एल इज इक्वल टू 2। क्या समझ में आया, इसमें कितने टर्म है, 2 और एक ये टर्म है, 2 टर्म है, तो n माइनस एल इज इक्वल टू 2 हुआ ना। अच्छा, n की वैल्यू कितना निकाला था, 2 निकाला था, तो अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो 2 माइनस एल इज इक्वल टू 2, इसका मतलब l इज इक्वल टू 0, इसका मतलब L इज इक्वल टू 0। अरे यार L की वैल्यू 0 निकाल ले गए क्या पेपर में, इतना, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है भाई, समझ रहे हो तुम, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, हद्दा मजाक है तुम्हारे साथ। अगर तुम ये नहीं कर पाते हो तो तुम्हारे साथ अच्छा मजाक हो रहा है। ध्यान से सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे, मैं दोबारा बताता हूं आपको क्या करना है। आपको देखना है रेडियल वेव फंक्शन, वहां पे 3 टर्म होंगे, एक कांस्टेंट, एक पॉलिनोमियल, एक एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल को थोड़ा ध्यान देना, ई की पावर माइनस जेड आर डिवाइड बाई एन ए नॉट होगा, और यहां पे जो जेड होगा वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर, आर क्या होगा, रेडियस, एन क्या होगा, एन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ए नॉट क्या हो जाएगा, बोर रेडियस, मतलब 529 एंगस्ट्रॉम। चमका क्या भाई, चमका क्या, बत्ती बली, बत्ती भैया जली क्या, बत्ती जली क्या दिमाग की। जो भैया मंद बुद्धि है, जो बंद बुद्धि वाले हैं ना, उनको भी समझ आ जाएगा इतना समझाने के बाद। तुम तो कतई माहिर लोग हो, सारे माहिर हो। हाँ मैंने बोला था बाद में बोलोगे यही देखना था क्या सर, अरे यही देखना था, यही देखना था भाई, ये था एडवांस लेवल का क्वेश्चन। हाँ अब, अरे ये जेई मेंस लेवल है, अरे कोई बात नहीं, अभी इस पर बेस्ड और कुछ बताऊंगा, एडवांस और हो जाएगा, डरो मत, डरो मत, कतई जहर कॉन्सेप्ट मिलेगा तुमको, जहर जहर। समझ में आया क्या। अब आते हैं नेक्स्ट पे, रेडियल वेव फंक्शन के अंदर देखना साई एन एल या आर एन एल एक ही बात है। क्या क्या हमने पढ़ा, कांस्टेंट, बोलोगे मेरे साथ, बोलो कांस्टेंट मल्टीप्लाई, लिखते चलो लिखते चलो, कांस्टेंट मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई भाई ई की पावर माइनस जेड आर डिवाइड बाई एन ए नॉट, एन ए नॉट, बोलो आया क्या, बोलो आया क्या। इतनी बात तो थी यार, इतने देर से पढ़ा रहा हूं। अब आपकी बारी है भाई, हर बार हम ही थोड़ी बताएंगे, है ना, समझाना तो तुम्हें है, मुझे तो आता ही है ना, समझाना तो आपको, प्रैक्टिस आप करोगे, और मजदूरी का सारा कार्यक्रम हम यहीं पे निपटा देंगे। ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है, मजा आना शुरू हुआ है, ठीक है, मजे को हम बड़ा करेंगे ना। अभी छोटी सी चीज सीखी है, बहुत लल्लू, ओके आ जाओ, भाई हीरो, चलो बताएंगे। अब हमें ये बताना है कि ये जो है किस, ये किस, यहां पे लिखता हूं किस सबसेल के लिए है, किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए है, कुल मिलाकर आपको बोलूं तो किस ऑर्बिटल के लिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, किस ऑर्बिटल के लिए। जो वेव फंक्शन आपके सामने प्रस्तुत होगा अभी थोड़ी देर में, वो आपको बताना है किस ऑर्बिटल का। बोलो बता ले जाओगे क्या, बोलो बता ले जाओगे क्या, अगर हाँ तो लो आपके सामने प्रस्तुत है ये। आगे क्या है, ये भैया कांस्टेंट, कांस्टेंट भाई साहब, क्योंकि जेड की वैल्यू वो दे के रखेंगे तुमको, ध्यान रखना। अगला देखो, इसके बाद डायरेक्टली ई की पावर जेड आर बाई ए नॉट। अब की बार पॉलिनोमियल नहीं है यार, पॉलिनोमियल ही नहीं है, बोलो बोलो जब कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा ऑर्बिटल की,
ऑर्बिटल के बारे में जो जानकारी है वो कैसे निकलेगा भाई? खोपड़ी खुल जाएगी भाई आराम से। आराम आराम से पढ़ोगे तो न्यूरॉन्स एक एक चीज एक्सेप्ट कर रहे होंगे। अब एक साथ सदमा दे दोगे तो परेशान तो हो जाएंगे। छोटी चीज लो पहले समझो। अब बताओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कुछ लोगों के जवाब आने शुरू हो गए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखो, अरे यार पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्या पॉलिनोमियल तो इसमें लिखा नहीं? इसका मतलब n माइनस एल की वैल्यू 0। अरे यार जब पॉलिनोमियल ही नहीं है, कोई टर्म ही नहीं है, तो पॉलिनोमियल अगर नहीं होने की कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल इज 0। और वो क्या था? n माइनस एल 0। एक कहानी पता चल गई। अच्छा, ये देखो ई पावर माइनस जेड आर डिवाइड बाई ए नॉट। इसका मतलब एन भी नहीं लिखा है कुछ, इसका मतलब वन है। और अगर यहां पे एन इज इक्वल टू वन पुट कर देंगे, यहां से निकला क्या? इन्होंने बताया किसके बारे में भैया? एन इज इक्वल टू वन। यहां पे हमने पुट कर दिया, एन इज इक्वल टू वन पुट कर दिया, तो क्या समझ में आया? बोलो बोलो, क्या समझ में आया? यहां पे एन इज इक्वल टू वन पुट कर दिया तो यहां पे जीरो कैसे आएगा? निकाल के बताएंगे भाई, निकाल के बताएंगे। सोच रहा हूं कि आप खुद थोड़ा दिमाग लगा लें। ओह, कट गया, कट गया यार। रुको एक मिनट। थोड़ी देर के लिए वो गायब हो गया था, कोई बात नहीं। यहां पे मैंने एक गलती की है, मैं चाह रहा हूं कि आप पकड़ो, खुद बोलो सर आपने गलत लिखा है, आपको नहीं आता। मैं चाह रहा हूं सुनना। बोल दो ये, बोल दो आप ये। यहां पे मैंने कुछ गलत लिखा है, ढूंढ के बताओ क्या है। मैं चाह रहा हूं आप ये बोलो यार कि सर आपको नहीं आता, मैं जानता हूं क्या होता है। चलो चलो। ये भी नहीं पकड़ पाओगे क्या तुम? कोई लिखे? हाँ, किसी ने नहीं लिखा। अरे यहाँ पे कुछ गलती पकड़ो यार, यहाँ पे चलो बता रहा हूँ हिंट। कुछ गलती पकड़ो यहाँ पे। तुम्हें नहीं तो कोई भी ना कुछ भी पढ़ा के चला जाएगा, सब सही है तुम्हारे लिए। मैं तब से वेट कर रहा हूँ, कोई एक तो लिख दे मेरे भाई। ये वाली चीज n माइनस एल इज इक्वल टू 0 लिखना है क्या?
अब आवाज आएगी भाई, अब आवाज आएगी, है ना। सेल खत्म हो गया था, आपको बता दूं कि अपने घर के ही लोग हो यार, बता ही सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, है ना। नहीं आया तो बोलो, नहीं आया तो दोबारा बताएंगे, क्योंकि ये सीख गए तो फिर आगे कुछ नहीं है, फिर आगे कुछ नहीं है भाई, फिर आगे कुछ नहीं है, बहुत आसान कहानी हो गई। दोबारा बोल दें, चलिए जी दोबारा बोल देता हूं। देखो यहां पे जो ये टर्म दिया था ई की पावर माइनस जेड आर बाई ए नॉट, वहां से निकला एन इज इक्वल टू वन, क्योंकि यहां पे एन इज इक्वल टू वन रख दोगे तो यही टर्म मिलेगा। ठीक, ओके, वहां पे रखो ना एन इज इक्वल टू वन, यही दिखेगा। अब देखो पॉलिनोमियल तो यहां पे नहीं दिया था, लेकिन हम वन मान सकते हैं ना। अगर पॉलिनोमियल की जगह पे हमने वन ले लिया, इसका मतलब एन माइनस वन, अब वन तो ले ही सकते हो। अरे यार एक ही टर्म है, वो उसका नाम वन है। ठीक, तो यह एन माइनस एल इज इक्वल टू वन हो गया, और एन इज इक्वल टू वन था, एल की वैल्यू आ गई जीरो। तो अगर एल की वैल्यू जीरो आ गई तो कौन सा ऑर्बिटल आएगा, वन एस आएगा, क्योंकि एस के केस में एल इज इक्वल टू जीरो होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, अब आते हैं नेक्स्ट पर, बता दिया, दोबारा बता दिया मैंने। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगली चीज देखो भाई, अगली चीज, हाँ मेरा सही था, किसी ने लिखा, बहुत अच्छी बात है जिसका सही है। अब देखो ये वाले का बताओ, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, देखता हूं, नाम लूंगा मैं यहां से, नाम लूंगा मैं यहां से, कौन बता पा रहा है। चलो 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 चलो, नाम लेने वाला हूं भाई मैं यहां से, बताओ इसमें, बताओ क्या होगा नोटेशन। ऑर्बिटल का नोटेशन भेजो, सिर्फ एन और एल की वैल्यू मत भेजना, आप यहां पे नोटेशन भेजो मेरे को। चलो यहां पर इसके लिए नोटेशन भेजो मीजी, क्या नोटेशन होगा, चलो बताओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, तुरंत शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ भाई। ओके ओके ओके, किसी ने थ्री एस बोला है, चेक करें क्या भाई, आपका नाम निकल गया। ओके देख लेते हैं, देखो भाई इतना जो टर्म है ये वाला, ये तो कांस्टेंट है, इतना वाला टर्म कांस्टेंट है। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में कितने टर्म दिख रहे हैं, दो, कितने, दो। यहां पे भैया दो टर्म है, इसका मतलब एन माइनस एल इज इक्वल टू क्या, एन माइनस एल इज इक्वल टू क्या, बोलो। ठीक है, एन माइनस एल इज इक्वल टू टू हो गया, और यहां पे देखो ई की पावर माइनस जेड आर बाई थ्री ए नॉट, मतलब भैया एन इज इक्वल टू क्या, एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू थ्री आया, और एन माइनस एल इज इक्वल टू टू आया। इसका मतलब क्या हुआ कि एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू वन होगी। यार एन माइनस एल इज इक्वल टू टू है और एन इज इक्वल टू थ्री है, थ्री यहां पुट करो, थ्री माइनस एल इज इक्वल टू टू, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। यहां पे आया क्या भैया, एल इज इक्वल टू वन एंड एन इज इक्वल टू थ्री। और अगर यहां पर एल की वैल्यू वन होगी तो वो पी होगा, मतलब कि वहां पर पी पी ऑर्बिटल होगा। बहुत सारे बच्चों ने सही लिखा, कईयों ने थ्री एस लिख दिया था, वो गलत था। ठीक है, थ्री पी मैक्सिमम लोगों को आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, सीखते जा रहे हो, सही सीख रहे हो तुम। ठीक है, ओके ओके, पकड़ ले जा रहे हो पॉइंट को अब तुम। मैं कह ही रहा था मजा आएगा तुम्हें, एडवांस लेवल चीज भी दिखेगी तुम्हें। ओके भाई, अब आता हूं मैं नेक्स्ट पे, अगली चीज प्रैक्टिस करेंगे, अगली चीज प्रैक्टिस करेंगे भाई, सारे लोग दिमाग यहां पे लगाओ, सारे लोग, वेरी गुड, थ्री पी बहुत सही जा रहा है। अगली चीज देखो, यहां पे देखो ये कांस्टेंट, ये वाला भी इसी कांस्टेंट का पार्ट है। अगला देखो क्या एक्सपोनेंशियल आ रहा है, ये एक्सपोनेंशियल, इकलौता एक्सपोनेंशियल। अगला क्या आया, इनटू, सॉरी एक्सपोनेंशियल बोला, पॉलिनोमियल इनटू एक्सपोनेंशियल। आ जाओ आ जाओ, जवाब बताओ, चलो जी जवाब बताओ, तुम्हें आप जवाब बताएंगे भाई, बताएंगे यहां पर कि ये किसका नोटेशन है, किसके रेडियल वेव फंक्शन को यहां पे हमने आपके सामने लिखा हुआ है, किसके रेडियल वेव फंक्शन को हमने लिखा हुआ भाई। चलो, मेरा नाम नहीं लिया, नंदिनी ले लिया भाई, बहन नंदिनी आपका नाम हमने ले लिया। ओके नंदिनी, ओके जी शुरू करें, बताएंगे बताएंगे भाई। यहां पे क्या है, एक ही टर्म है, अगर एक ही टर्म है तो एन माइनस एल इज इक्वल टू वन ही तो होगा, एन माइनस एल इज इक्वल टू वन ही तो होगा। एक ही टर्म दिख रहा है भाई, एन माइनस एल इज इक्वल टू वन होगा, और यहां पर एन की वैल्यू थ्री। बोलो यही लिखना है क्या हमें, वेरी गुड बहुत सही, थ्री डी लिख रखा है, बताने की भी जरूरत नहीं है।
किसी ने भी गलत नहीं बताया अब की बार सब ने सही बताया हुआ है। सब ने, हर्ष ने, आगे उज्जवल ने, सब ने अच्छा बताया, अनुराग ने, वेरी गुड वेरी गुड, सबका सही जा रहा है, बहुत सही। 3D अब आपको समझ में आने लग गया कि कैसे आप देखोगे। ठीक, घर पे आप इत्मीनान से इसको लिखिएगा, आपको समझ में आएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट चीज क्या भैया? नेक्स्ट चीज है नोड्स। यार एक साथ कैसे आ गई सारी चीज? ओके कोई बात नहीं, चलो। नोड्स क्या होते हैं वो वेब वाली चीज में मैंने बताया था, ध्यान रखना। आज मैं आपकी क्लास थोड़ा सा 15-20 मिनट और पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रहा हूं। ठीक है, आपको समझाने के लिए। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो जाए कि आपको समझ ना आए, ये जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है ना। नोड्स क्या होता है भाई? वेब मैंने जब शुरुआत करी थी तभी मैंने बताया था कि अगर ये आपका वेब है तो आप यहां पे देखो, ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है और ये मान लो आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स और ये वाई है, तो नोड्स के पॉइंट कहां पे होंगे? बोलो, यहां पे नोड्स वाले पॉइंट कहां पे होंगे? नोड्स वाले पॉइंट यहां पे होंगे। देखो यहां पे नोड होगा, यहां मैं सिर्फ अभी वेब की बात कर रहा हूं। अभी मैं ना सिर्फ वेब के बारे में बोल रहा हूं। किसके बारे में? वेब। वेब में नोड कहां होते हैं? जहां पे एम्पलीट्यूड 0 होता है, जहां पे ये वाली ऊंचाई नहीं होती, या आप नीचे आ रहे हो ये ऊपर आ रहे हो, ये वाली चीज नहीं होती, वो 0 होती है, उसी से ये बनता है। अरे कह रहा, आज ही सीखेंगे अच्छे तरीके से। नोड क्या होते हैं? वेब के केस में मैंने आपको बताया जहां पे एम्पलीट्यूड 0 है, जहां पे एम्पलीट्यूड 0 है वही चीज हमारी नोड है। कहां पे? वेब में। अगर मान लो हमारा ये वेब है, यहाँ पे नोड कहां कहां होगा भैया? यहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये नोड होगा। तो इस वाई एक्सिस पर जो हमने ये पॉइंट्स बनाए हैं वहां पे एम्पलीट्यूड 0 होगा, मतलब कि ये जो ऊंचाई है या जो नीचे जा रहे हो यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है वो 0 है। कौन सी डिस्टेंस? ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस यहां पर 0 है, यहां पे 0 है। इसका मतलब ये जो है ये वेब के नोड्स हैं। ये वेब के क्या हैं? नोड्स हैं भाई। ये वेब के लिए क्या है? नोड्स हैं। बोलो आपको इतना समझ में आया क्या? क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि वेब के केस में नोड जैसी चीज क्या हो? मोहम्मद साहिल क्या पूछा भाई? तो दोबारा एक बार। ओके, आपको इतनी बात समझ में आ गई वेब के केस में। अब आता हूं मैं कहां पे? अब आता हूं मैं कहां पे भैया? ये देख, आपके इस ऑर्बिटल पे। ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये कौन सा ऑर्बिटल है भाई? बोलो सारे लोग लिखिए, ये कौन सा ऑर्बिटल मानूं मैं? इसको कौन सा ऑर्बिटल मानूं? वेव वाली चीज मैंने समझा दी, अब मैं आपको ऑर्बिटल में लेके जा रहा हूं। कहां पे? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में नोड का क्या सेंस बनता है वो सीखेंगे, है ना, क्योंकि ऑर्बिटल भी क्या है? उसी वेव के रहने की जगह है। अच्छा, तो एक बात बताओ, यहां पे ये कौन सा पी ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल इतना तो पता होगा यार, दो लोब है, एक ये, और पी ऑर्बिटल में दो लोब होते हैं। पहले लिख लेता हूं, यही नहीं पता कि कौन सा ऑर्बिटल है। ये भैया हमारा पी ऑर्बिटल। इस पी ऑर्बिटल में अगर ये जेड एक्सिस है, अगर ये जेड एक्सिस है, ये अगर ये जेड एक्सिस है तो इसका नाम होता है पी एक्स। क्या? ये पी एक्स होता है क्या? नहीं, पी वाई। नहीं, क्या? पी जेड। अब ध्यान देना, जब भी मैं कुछ बोलूं थोड़ा ध्यान से सुना करो, समझा करो, तब जवाब दिया करो। ठीक, ओके। अगर ये जेड एक्सिस पर है तो उसका नाम हो गया भैया पीजेड। और इस पीजेड में एक बात बताओ, कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी पोजीशन आपको दिखाई दे रही है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 दिख रही हो? सर ये समझ नहीं आया, पता नहीं क्या बोला आपने, दोबारा बोलता हूं यार। ऑर्बिटल जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का ही स्पेस है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी उसी को हम ऑर्बिटल, और वो प्रोबेबिलिटी हमने डॉट से बताया था। यहां पे देखो इस तरीके से डॉट बनाए, जहां पे डॉट की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी हमने उसको ऑर्बिटल घोषित कर दिया था। यहां भी होगी और इस तरीके से डॉट्स यहां पे भी। इतनी बात समझ में आई क्या? बोलो आई क्या? तो पी ऑर्बिटल के अंदर जो है हमारे डॉट्स यहां पे डंबल के शेप के अंदर होते हैं, डंबल वाली शेप के अंदर है। कौन? ये डॉट्स। ये डॉट्स क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को बता रहे हैं, और वो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है इसी डंबल के अंदर है। लेकिन इस जो न्यूक्लियस है,
इस न्यूक्लियस के पास क्या इलेक्ट्रॉन है? जवाब है नहीं है। क्या है? जवाब है नहीं है। क्या यहां पे ये वाली जो लाइन बना रहा हूं, ध्यान देना, यहां पे जो मैं लाइन बनाने वाला हूं, ये वाली, ये जो मैंने बनाया हुआ है, यहां पे जो ये लाइन मैंने डाली हुई है, या ये बोलूं इसी को मान लो मैं एक प्लेन से कट करूं, एक प्लेन लूं, ऐसे मैं इसको कट करूं, अगर इसको मैं इस तरीके से कट करूंगा तो क्या मेरे इस प्लेन पर कोई इलेक्ट्रॉन के पॉइंट आएगा? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि हम न्यूक्लियस से गुजार रहे हैं और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे ऊपर है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे है, इस प्लेन को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने प्लेन देखा, ये प्लेन जो होगा वो नोडल बोला जा सकता है। इस वजह से इसको नोडल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन बोलते हैं। अब समझना नोडल प्लेन क्या होता है। एक ऐसा प्लेन जब वो पास हो आपके ऑर्बिटल से, उस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ना आए, कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां पे ना दिखे, कोई भी डॉट ना दिखे, जो डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को बता रहा हो। इसका मतलब ये जो है ये नोडल प्लेन है, क्योंकि नोड का मतलब है वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 0 है या बहुत ही कम है। बोलो आया क्या? बोलो नोडल प्लेन समझ आया क्या? नोडल प्लेन मतलब एक ऐसा प्लेन जो आपके ऑर्बिटल को इस तरीके से डिवाइड करे और इस पर जो है कोई इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी दिखाई ना दे। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। वेव से आपको ये चीज समझ आ गई, वहीं से रिलेट करके मैंने ये चीज बताया, तो नोड अब दिमाग में रहेगा बहुत लंबे टाइम। ओके, अब देखो लिखा जो गया, अब उस पर आते हैं। लिखा गया है कि नोड इज डिफाइंड एज ए रीजन, एक ऐसा रीजन where the probability of finding an electron is, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहां पे 0 है उसको हम नोड बोलते हैं। बोलो आया क्या? अरे बोलो आया क्या? यहां पर क्या होगी? 0 होगी इस तरीके से। ठीक है, यहां पूरे प्लेन पर जो मैं कट कर रहा हूं, इस पूरे प्लेन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, इस वजह से हम उसको नोडल प्लेन बोलते हैं। रट्टा नहीं मारना, शायद समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब जो ये नोड सीखा है ना, वो भी 2 तरीके। क्या बात कर रहे हो सर? क्या बोला मैंने? 2 तरीके का होता है। पहला तरीका आपके सामने प्रस्तुत है, जिसको हम बोलते हैं रेडियल नोड। जैसा हमने आपको वेव फंक्शन पढ़ाया था ना, वैसा ही होता है हमारा नोड। एक बार पीछे चलते यहां पे मैं कुछ चीज बता देता हूं, यहीं पे मैं इसको निपटा दूं, ज्यादा अच्छा रहे। ओ भाई लो, हैंग कर गया लगता है। वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड। चलिए चलिए सुनते चलेंगे, जब तक ये हमें वेट कराएंगे तब तक देखते हैं। नोड का मतलब ये हुआ मेरे भाई, यार हमारा ना ये जो वेब है और वेब को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेव फंक्शन है वो यहाँ पे 0 हो जाता है। यहाँ पे देखो क्या हो जाता है? 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। अगर एम्पलीट्यूड के माध्यम से साई को डिनोट करें तो इसका मतलब क्या हुआ? साई इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यार यहां पे हमने क्या बोला? एम्पलीट्यूड 0 है, तो हम ये कह सकते हैं यार साई इज इक्वल टू 0। अरे बोलो ना यार, बोलो हाँ कि भैया साई 0 होगा। और अगर साई 0 होगा तो इसका स्क्वायर भी 0 होगा। इसका मतलब साई और साई स्क्वायर दोनों 0 आएंगे। कहां पर? नोड के केस। चलिए लिखिए, सारे लोग लिखिए कि नोड के लिए साई वेव फंक्शन, साई स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये दोनों 0 होते हैं। ये दोनों 0 होते हैं। सारे लोग लिखेंगे, बाकी चक्कर में मत पड़ो। ये जब ठीक होंगे तो होंगे, जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक आप सुनेंगे और लिखते चलेंगे। लिखिए, सारे लोग लिखिए कि नोड पर वेव फंक्शन साई 0 होता है, और वहीं पर अगर यार साई 0 तो साई स्क्वायर भी 0 होता है। इस वजह से साई और साई स्क्वायर दोनों 0 है। कहां पर? नोड पे। सारे लोग लिखेंगे, बोलो भाई। सारे लोग लिखेंगे कि साई इज इक्वल टू 0 एंड साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब साई की कैसे लिखोगे? लिखो SI, साई, मैं समझ जाऊंगा, आप लिखो। हाँ, साई इज इक्वल टू 0। अभी तो बोल ही रहा हूं यार। रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्या भाई? ऐसा क्या? एक ने अभी बोला सर बस बंद कर दो पढ़ाना। ऐसा क्या अभिशाप दे दिया भाई तुझे? वहां से श्राप दे रहा है, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं, आज तू नहीं पढ़ा पाएगा। हाँ? अब एक पूछ रहा है व्हाई।
साई जीरो क्यों होता है ये बताऊं? अरे यार, अब यहां मानो मैंने क्या बोला था, जो हमारा साई वेव फंक्शन होता है ना वो कई चीजों को डिनोट कर लेता है। अब मैं यहां पे कहूंगा इस वेव के लिए ना वो जो साई है वो एम्पलीट्यूड है। वो क्या है? एम्पलीट्यूड है। वो किसी भी चीज को कर सकता है, ऐसा जान लो। यही तो कमाल है क्वांटम में साई का। साई किसी चीज को भी डिनोट करने लग जाता है और किसी भी चीज के बारे में बता सकता है, आपके इलेक्ट्रॉन वगैरह के। तो ये ध्यान रखना कि यहां पे मैं बोलूंगा कि साई अब इस समय एम्पलीट्यूड बता रहा है, तो आप कह ही सकते हो यार एम्पलीट्यूड जीरो है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो है नोड्स पर, इस वजह से साई जीरो होगा। और अगर साई जीरो है तो साई स्क्वायर जीरो होगा। बोलो समझ आया क्या? बोलो समझ आया क्या? लगता है इसको हटाना पड़ेगा भाई। देखते हैं। हाँ, रिस्पॉन्ड तो कर ही नहीं रहा, तो हटेंगे कैसे? क्लोज द प्रोग्राम, रिस्टार्ट द प्रोग्राम। एक्चुअली बात यह है कि अगर मैंने हटाया तो ये जो मैंने पावर पॉइंट पे लिखा है वो गायब हो जाएगा, और वो एक बड़ी समस्या होगी। क्योंकि वेट कर लेते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, आपको मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास में मिलता हूं मैं। अपनी एक्स्ट्रा क्लास जरूर रखूंगा क्योंकि उसकी हमें जरूरत है। और मैं ऐसा नहीं चाहता बहुत जल्दी जल्दी आपको पढ़ाता रहूं और आप जो है कम चीजें एब्जॉर्ब करो, बाद में ये सोचो कि यार पता नहीं कठिन होती है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यार ढंग से पढ़ाया जाए तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एकदम हलवा चीज है। बहुत आसान बोल रहा हूँ, हलवा चीज। हलवा क्यों बोल रहा हूँ? धड़ाधड़ तुम खा सकते हो इसलिए। बहुत ही आसान है। हाँ छुट्टी कर रहा हूँ भाई, छुट्टी कर रहा हूँ। अब एक वो मुझे दिख नहीं रहा है जिसने ये बोला है, सर आपकी भी नहीं चलेगी, टाइम हो गया है। नेट खत्म हो रहा था नालायक का। कोई बात नहीं, चलिए जी मिलते हैं। आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, और आगे मैं हो सकता हूँ कि संडे को आके एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ, नहीं तो मैं कभी जरूर अपनी एक्स्ट्रा क्लास लगा लूंगा। वैसे ही हमारे 4 क्लासेस होते हैं वीक में, ठीक है। 5वां कभी और जरूर करेंगे क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया हुआ है आज, बहुत कम पढ़ाया हुआ है। नहीं नहीं, मैं इसको काटूंगा नहीं। अगर कट गया रिस्क लेना ठीक नहीं है इसमें, फिर आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ जाएंगी। ठीक है, ओके। चलिए फिर बाय बाय बोलते हैं। जय ज्वाला लिखो, जय ज्वाला लिखो, फिर निकलते हैं हम। हाँ जय ज्वाला। बाय 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 बाय। शैलेंद्र, अंकित, हेमंत, ध्रुव। ओके ओके, मजा आ रहा क्या भाई? पहले ये लिखो मजा आया क्या? पहले ये लिखो मजा आया क्या? ये बताओ मजा आया क्या इसमें? आज जो मैंने पढ़ाया उसमें से मजा आ रहा है क्या आपको? इसकी चिंता मत करो कि सर छूट जाएगा, आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, इस ये आपकी चिंता नहीं, ये मेरी चिंता है। बोला है तो पूरा करेंगे, जैसे भी करेंगे हम करेंगे जरूर। हाँ जय ज्वाला भाई, सही आ रहा है। ओके ओके ओके। स्वाद आ गया, अच्छा जी स्वाद आ गया मतलब अच्छा है ना? अच्छा स्वाद आ गया लिख भाई। स्वाद तो क्या पता किस तरीके का आया। ओके, बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर। चलते हैं भाई, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और जिंदगी में मचाते रहिए, और आसपास वालों को जलाते रहिए थोड़ा थोड़ा, है ना? खूब मचाइए, और बगल वालों को थोड़ा परेशान करके रखो। इतना पढ़ो, ऐसे नहीं कि जाके परेशान करो। इतना पढ़ो कि वो खुद जलने लग जाए आपसे, है ना भाई? चलिए जी, ओके, बाय बाय।